अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एनटीएस। तो आज हमारा टॉपिक है सेमीकंडक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। एटलीस्ट हमारे 2 से 3 सवाल यहाँ से डेफिनेटली आएंगे। तो अगेन हमने यहाँ पे एनालिसिस किया है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस अभी तक आए हैं, कौन सा टॉपिक आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पे आप ज़्यादा फोकस करोगे। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे हर एक थेटिकल पॉइंट हमने टच किया है और अगेन कोशिश की है कि आपका पेपर यहीं से आए। तो लेट्स हैव अ लुक सी नाउ। तो यहाँ पे हमने एनालिसिस किया है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए। तो सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे ना, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर आप देखोगे 9 क्वेश्चंस अभी तक आए हैं। तो सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे देखेंगे आप 2016 में 2 सवाल आए, 17 में भी, 18 में भी, 19 में भी, 20 में भी, 21 में भी, 22 में भी। इसका मतलब यहां से आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा। बहुत सिंपल है लॉजिक गेट्स, यहां से डेफिनेटली एक सवाल यानी 4 मार्क्स आपके आएंगे। उसके बाद बाकी है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स से भी ऑलमोस्ट 19, 20 में नहीं आया, 21 में आया। यानी ऑल्टरनेटिव अगर आप देखेंगे एक नहीं एक साल यहाँ पे सवाल आ रहा है। मे भी इस साल भी आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक और पीएन जंक्शन से अभी तक 2 सवाल आए हैं, 20 एंड 22 में आए हैं। सेमीकंडक्टर डायोड से 3 सवाल आए हैं। तो यहाँ पे जंक्शन ट्रांजिस्टर से 5 सवाल आए हैं, ठीक है ना। तो ये आपके लिए ही टॉपिक्स है जिन पे आप फोकस करोगे और आपका पेपर जो है 2 या 3 सवाल जो यहीं से आएंगे। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पहला स्लाइड हमारा है। तो फर्स्ट हम देखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड व्हाट कंडक्टर्स। तो सबसे पहले ये बात जानना जरूरी है कि हम सेमीकंडक्टर्स का यूज क्यों करते हैं। तो इसके लिए जल्दी से एक पॉइंट बोलूंगा। पहले हम करते थे वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल। एक्चुअली हमें चाहिए था, अगर आप बात करेंगे ऑर्डिनरी ओमिक कंडक्टर्स की, इरेस्पेक्टिव ऑफ बैटरी कैसे लगाओ, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे अप्लाई करो, करंट दोनों डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है ना। लेट्स सपोज ये कंडक्टर है, तो पहले पॉजिटिव यहां, नेगेटिव यहां, तब भी करंट चलेगा। फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर आप यहां से हायर पोटेंशियल दोगे, यहां से लोअर पोटेंशियल, अब करंट इस डायरेक्शन में चलेगा। यानी दोनों केस में करंट तो चलेगा अगर आप पोलैरिटी चेंज करोगे। एक्चुअली अब हमें चाहिए थे कुछ ऐसे मटेरियल्स, कुछ ऐसे डिवाइसेस जिनमें करंट जो है यूनिडायरेक्शनल हो। जैसे आपके पास फुटबॉल होती है। फुटबॉल में अगर आप हवा भरोगे, बाहर से तो अंदर हवा जाती है, लेकिन अंदर से बाद में हवा बाहर नहीं आती है। यानी वहां पे भी हवा का फ्लो जो है दैट्स यूनिडायरेक्शनल, और जो वहां पे हम डिवाइस यूज करते हैं दैट्स कॉल्ड एज वॉल्व। तो यहां पे भी हम डायोड्स को बोल सकते हैं दे आर योर इलेक्ट्रिकल वॉल्वर्स। यानी यहां पे करंट जो है दैट्स यूनिडायरेक्शनल। करंट एक डायरेक्शन में तो चलेगा, दूसरे डायरेक्शन में जो है ब्लॉक हो जाएगा। तो यह है कुछ यूजेजेस। अब हमने पहले क्या करते थे, हम यूज करते थे वैक्यूम ट्यूब्स का, जो बहुत बड़े होते थे, साइज बहुत ज्यादा होता था, पावर कंजप्शन ज्यादा होता था, उनका लाइफ कम होता था, वो बजिंग साउंड प्रोड्यूस करते थे। तो इसलिए हमने बाद में सेमीकंडक्टर्स का यूज किया। इनका साइज बहुत कम है और ये काम वही करते हैं, और पावर कंजप्शन भी इनका बहुत कम है, और इनमें करंट जो है दैट्स यूनिडायरेक्शनल। तो जल्दी से हमने कुछ पॉइंट्स बोले। तो पहले अगर आप देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी अगर आप देखोगे, तो पहले मेटल्स का रेजिस्टिविटी आप देखेंगे। इट लाइज बिटवीन 10 raised power -2 to 10 raised power -8 ओम मीटर। सिमिलरली इनका कंडक्टिविटी आप देख सकते हैं। ओके, सेमीकंडक्टर्स का कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन 10 raised power -5 to 10 raised power 6 ओम मीटर। और अगर आप देखोगे इंसुलेटर्स का रेजिस्टिविटी 10 raised power 11 to 10 raised power 19 ओम मीटर। यानी यहां पे आप देख सकते हैं ये जो रेजिस्टिविटी है सेमीकंडक्टर्स का, इट लाइज बिटवीन व्हाट इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। यानी इनका रेजिस्टिविटी इतना भी ज्यादा नहीं है, इंसुलेटर से भी ज्यादा नहीं है, और इतना भी कम नहीं है, कंडक्टर से भी कम नहीं है, यानी दरमियानी है। तो रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स लाइज बिटवीन कंडक्टर्स एंड व्हाट इंसुलेटर्स। ये पॉइंट आपको दिमाग में डालना जरूरी है। अब देखिए, नाउ सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अगर आप देखेंगे हमने क्या बोला यहां पे, अगर ये पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, तो अब जो सेमीकंडक्टर्स हमारे पास होते हैं, एलिमेंटल फॉर्म में भी होते हैं, कंपाउंड फॉर्म में भी होते हैं, ऑर्गेनिक भी होते हैं, इनऑर्गेनिक भी होते हैं। तो एनसीईआरटी पे एग्जांपल्स है, तो उन एग्जांपल्स को याद रखेंगे। तो पहले अगर आप देखेंगे इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स में, ठीक है ना, तो पहले कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सेलेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड एक्स्ट्रा, दीज आर योर इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स। ऑर्गेनिक में क्या आता है, एंथ्रासीन, डोप्ड, पैथालोसाइनिन एक्स्ट्रा। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स भी है, इनमें क्या आता है, पॉलीपायरोल, पॉलीएनालीन, पॉलीथायोपाइनिन एक्स्ट्रा, ठीक है ना। तो ये हमारी कुछ एग्जांपल्स है, तो इनको आप याद रखेंगे। नाउ तो अगर आप करेंगे ना ऑन द बेस ऑफ बैंड थ्योरी बात करेंगे, ठीक है ना, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। इट वर्क्स ऑन पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पता होगा आपके पास। अगर आपके पास आइसोलेटेड एटम है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है, इट हैज गॉट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, इट हैज गॉट अ वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल। एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का दैट्स फिक्स्ड, दैट्स हैविंग अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन का। बट जब आप बहुत सारे एटम्स को नजदीक लाएंगे इन ए क्रिस्टल, तो वहां पे क्या करते हैं, अब एटम्स इंटरेक्ट करते हैं, एनर्जी लेवल्स ओवरलैप करते हैं, तो हमारे पास अब बैंड बन जाता है। अब बैंड क्या है
कि अब एक इलेक्ट्रॉन जो आप लोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अगर आप बात करोगे, अब हर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी सेम नहीं होगा, स्लाइटली डिफरेंट होगा, ठीक है ना। किसमें? क्रिस्टल में पढ़ा है आप लोगों ने, जनरली रिवाइज कर रहे हैं। तो नाउ अब अगर आप इन वैलेंस एनर्जी लेवल्स को, जिनमें डिफरेंस एनर्जी का बहुत कम है, इनको अगर आप क्लोजली एक रीजन में पैक करोगे, दैट रीजन इज कॉल्ड एज योर वैलेंस बैंड। और सिमिलरली अगर आप कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की बात करोगे, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज भी अलग अलग होती है, अगर आप उन एनर्जी लेवल्स को भी एक स्मॉल रीजन में दिखाओगे, दैट्स कॉल्ड एज कंडक्शन बैंड। तो पहले आप देखेंगे, सी दिस इज योर, अगर आप देखेंगे दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड। या अगर आपके पास सिलिकॉन सिंगल एटम है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वेल डिफाइंड है, यहां पे बैंड्स नहीं है। बट सिलिकॉन क्रिस्टल में अगर आप सिलिकॉन मेटल देखोगे, ठीक है ना, मटेरियल सिलिकॉन देखोगे, सॉरी मेटल मैंने बोल दिया, सिलिकॉन मटेरियल अगर आप देखोगे, क्रिस्टल फॉर्म में अगर आप देखोगे, तो वहां पे अब एटम्स जो है नजदीक नजदीक होंगे, एनर्जी लेवल्स ओवरलैप करते हैं, तो अब यहां पे बैंड्स बन गए। नाउ अगर आप देखोगे द लोएस्ट लेवल ऑफ व्हाट? कंडक्शन बैंड, दिस इज लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड एंड दिस इज टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड। इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है, दैट्स कॉल्ड एज एनर्जी गैप, ठीक है ना। अब ये एनर्जी गैप जो है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन्स कहां पे है? वैलेंस बैंड में। बट वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है, दे कैन गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है फिलहाल एनर्जी बैंड डायग्राम। देखिए नाउ, अब अगर आप बात करोगे ऑन द बेस ऑफ एनर्जी गैप या एनर्जी बैंड डायग्राम, अगर आप देखोगे डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, तो पहले आप कंडक्टर्स की बात करिए। यहां पे क्या हो रहा है? सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये अगर आप देखेंगे वैलेंस बैंड का टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल है और ये कंडक्शन बैंड का लोएस्ट एनर्जी लेवल है, ठीक है ना। तो ये ओवरलैप हुए हैं, रीजन्स ओवरलैप हुए, देयर इज नो एनर्जी गैप। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहां पे क्या हुआ? बैंड्स ओवरलैप हुए, बैंड्स अलग अलग नहीं है। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहां पे क्या हुआ? ओवरलैपिंग रीजन है, दिस इज ओवरलैपिंग रीजन। तो यहां पे क्या होगा बेटा? ये कंडक्टर्स में होता है एनर्जी गैप इज जीरो, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन कैन इजीली गो फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड बिकॉज दे आर ओवरलैपिंग। बट अगर आप देखोगे, ये आपके पास सेमीकंडक्टर है, इनमें एनर्जी गैप जो है नियरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, हाँ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से या 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स तक इनका होता है एनर्जी गैप। किनका? सेमीकंडक्टर्स का। एग्जाम्पल दिया, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स है सिलिकॉन, जर्मेनियम, और यहाँ पे आपका ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर भी है गैलियम आर्सेनाइड। तो ये अगर आप देखेंगे एनर्जी गैप है बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, तो इट्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में हम बात करते हैं। तो इसका रेंज क्या होता है? 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। बट जो इंसुलेटर्स होते हैं, इनमें एनर्जी गैप इज वेरी लार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा जिनमें एनर्जी गैप होगा, दे आर कॉल्ड एज इंसुलेटर्स। हम जल्दी से रिवाइज कर रहे हैं इन पॉइंट्स का। Now, देखिए, try to understand. Now, properties of semiconductors. Semiconductors में temperature coefficient is negative. इसका मतलब क्या हुआ? By increasing temperature, your resistivity decreases, your conductivity increases. But conductors में हमने पढ़ा है, उनका क्या होता है? Positive temperature coefficient already पढ़ा हुआ है, इनका negative होता है। इनका structure जो होता है crystalline structure होता है, covalent bonding होता है, और इनका जो lattice structure होता है face centered cubic इनका structure है, ठीक है ना। और इनका कंडक्टिविटी जो है या रेजिस्टिविटी जो है, इट चेंजेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 रेज़ पावर 5 मैग्नीट्यूड में। अगर हम बात करेंगे, अगर आप इंप्योरिटी ऐड करेंगे, दैट्स कॉल्ड एज डोपिंग, पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। अब अगर आप देखेंगे, इनमें ग्रुप 4 में जनरली होते हैं। अगर उनका आप देखोगे, ये इनका पोजीशन पीरियड टेबल पे कहां पे है? फॉरबिडन गैप, एनर्जी गैप जो है, फॉरबिडन गैप भी इसका हम नाम बोलते हैं। वाई? बिकॉज उस रीजन में जो फॉरबिडन गैप है या एनर्जी गैप वाला रीजन है, रीजन बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, वहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, दैट्स व्हाई दैट्स कॉल्ड एज फॉरबिडन गैप। अगर आप देखोगे एनर्जी गैप जो है, मैंने पहले ही बोला था, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है एनर्जी गैप इन व्हाट? सेमीकंडक्टर्स। चार्ज कैरियर्स क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ये आपको पता ही होगा। होल क्या होता है अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। नाउ अगर आप देखेंगे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का, ये आपको याद रखना है, जर्मेनियम का एनर्जी गैप जो है दैट इज 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सिलिकॉन का से लिटिल ज्यादा है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इज एनर्जी गैप इन केस ऑफ सिलिकॉन।
अब देखिए बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ होल, होल क्या होता है एक्चुअली, आपने पढ़ाई होगा, होल इज वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकल गया, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया, वहां पे वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ। अब ये होल जो है, अब ये फिजिकली तो कोई पार्टिकल है नहीं, इट्स वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये बिहेव करता है एज अ पार्टिकल जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे। अब अगर आप देखोगे, अगर ये बिहेव कर रहा है एज अ पार्टिकल, इसका मोबिलिटी भी होगा, मोबिलिटी इज लेस देन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। यहां पे मैंने बोला है इट्स अ मिसिंग इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड, राइट। इट एक्ट्स एज, और रिमेंबर इट्स इन वैलेंस बैंड, ऑलवेज इन वैलेंस बैंड, ठीक है ना। इट एक्ट्स एज पॉजिटिव चार्ज कैरियर, राइट। इट एक्ट्स एज, है नहीं, इट एक्ट्स एज, ठीक है ना। इट्स इफेक्टिव मास, its effective mass is more than of electron, that's why its mobility is less that of electron, ठीक है ना। its mobility is less that of electron. Holes acts as virtual charges although there is no physical charge on it, ठीक है ना। virtual charges ये actually behave करते हैं charged particles, but ये actually exist नहीं होते हैं as a particle, ठीक है ना। now अब अगर आप इंप्योरिटी ऐड करोगे, दैट्स कॉल्ड एज डोपिंग। दो तरीके के हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एन टाइप एंड पी टाइप। एन टाइप में आप क्या करते हैं, आप पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हो। तो आपने एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या किया, ये पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो Ne दैट्स कंसंट्रेशन या नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, NH इज नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, वो बराबर होते हैं, दैट्स Ni। तो Ni इज इंट्रिंसिकली या थर्मली जनरेटेड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, और वो बराबर होते हैं इंट्रिंसिक में। इंट्रिंसिक यानी जिसमें कोई भी इंप्योरिटी आपने ऐड नहीं की है। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप्स के, एन टाइप एंड पी टाइप। अगर आप देखोगे एन टाइप जिसमें पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड किया जाता है, फास्फोरस से आर्सेनिक है, एंटीमनी है, इसमें क्या होगा, अब ये पेंटावैलेंट एटम्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, देयर इज क्रिएशन ऑफ वन मोर एनर्जी लेवल, पढ़ा होगा आपने, दैट्स कॉल्ड एज डोनर एनर्जी लेवल व्हिच इज वेरी क्लोज टू कंडक्शन बैंड, ठीक है ना। यानी उस एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन्स इजीली जा सकते हैं फ्रॉम दैट एनर्जी लेवल टू कंडक्शन बैंड, राइट। तो अगर आप देखोगे इसमें नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। एक और होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। हाँ, अब एन टाइप में क्या होता है, मेजॉरिटी कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, योर लैटिसेस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, पता होगा आप लोगों को। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, अब आपने ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड किया है, एक्सेप्टर एटम्स, यानी वो एटम्स जिनका वैलेंसी 3 है ऐड किया। एग्जांपल क्या आएगा, बोरॉन, इंडियम, एल्युमिनियम आएगा, ठीक है ना। बट हाँ, जब आप इंप्योरिटी ऐड करोगे ना, तो उसका इंप्योरिटी का साइज होना चाहिए सिमिलर या कंपेरेबल टू जो आप सेमीकंडक्टर ले रहे हो, सिलिकॉन ले रहे हो तो सिलिकॉन एटम के कंपेरेबल साइज होना चाहिए, या अगर जर्मेनियम है तो जर्मेनियम के साथ कंपेरेबल साइज होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होगा बेटा, यहां पे एक और एनर्जी लेवल क्रिएट होता है, दैट्स कॉल्ड एज एक्सेप्टर एनर्जी लेवल व्हिच इज वेरी क्लोज टू व्हाट, वैलेंस बैंड, पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। तो वहां से आप वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन इजीली वहां जंप करते, तो वैलेंस बैंड में ज्यादा होल्स बनते हैं, तो यहां पे नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स या कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे आप देख सकते हैं, हमने दिखाया यहां पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ओके। तो यहां पे दो होल्स, तो यहां पे दो इलेक्ट्रॉन्स आए, तो दो इलेक्ट्रॉन्स जंप कर गए फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, यहां दो होल्स, वहां दो इलेक्ट्रॉन्स बन गए। तो जब आप पेंटावैलेंट देखते हो तो इसमें एक एनर्जी लेवल आ गया, दिस एनर्जी लेवल, क्रिएशन ऑफ वन मोर एनर्जी लेवल व्हिच इज वेरी क्लोज टू व्हाट, योर कंडक्शन बैंड। अब ये तो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी था, इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 4 इसने यूज किया फॉर मेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स, एक इलेक्ट्रॉन फिर भी बच गया, उसको ये डोनेट करेगा, तो एक एनर्जी लेवल आ गया, दैट्स कॉल्ड एज डोनर एनर्जी level which is very close to conduction band, or electrons can easily go from this energy level to conduction band. हाँ, intrinsically जो होता था electrons were jumping from valence band to conduction band, वो तो होगा ही। In addition to that अब एक और energy level आया, उससे electrons jump कर रहे हैं, तो यहाँ पे होल एक ही आप देख सकते हैं, बट electrons बहुत ज्यादा है। Similarly अगर आप देखेंगे p टाइप या ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी में क्या होता है, एक और एनर्जी लेवल आया, बिकॉज आपने ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड किया, उसका वैलेंसी 3 था, ठीक है ना, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 थे, तो अब आपने उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टू मेक 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स विद नेबरिंग सिलिकॉन्स या जर्मेनियम्स, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना। लैट्स पे चार्ज क्या आएगा, लैट्स पे चार्ज नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे लैट्स पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो यहाँ पे एक और एनर्जी लेवल आ गया कॉल्ड एज एक्सेप्टर एनर्जी लेवल व्हिच इज वेरी क्लोज टू योर वैलेंस बैंड, तो इलेक्ट्रॉन्स आर इजीली जंपिंग फ्रॉम वैलेंस बैंड टू दैट एनर्जी लेवल, ठीक है ना, टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ योर ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी, राइट। तो यहां पे होल ज्यादा आ गए। हाँ, कुछ होल जो पहले होता था वो तो होगा ही, होल्स या इलेक्ट्रॉन्स वर जंपिंग फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, थर्मली जो हो रहा था, तो उससे यहां पे एक होल, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आया। इन एडिशन टू दैट अब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स जंप कर रहे हैं टू दिस एनर्जी लेवल व्हिच इज कॉल्ड एज एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, इससे भी यहां पे होल्स बन गए, यानी यहां पे होल्स बहुत ज्यादा है। लैटिसेस आर नेगेटिवली चार्ज्ड, मेजॉरिटी कैरियर्स आर होल्स, यहां पे लैटिस आर
पॉजिटिवली चार्ज, मेजॉरिटी कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे हमने लिखा है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेरी लार्ज as compared to holes, number density of holes is very large as compared to number density of electrons, right? Okay, now सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए बेटा समझना मेरी बात को। अब अगर आप देखोगे करंट किसकी वजह से आएगा, दोनों की वजह से आएगा, बिकॉज दोनों मोबाइल है, इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल। तो नेट करंट इज आई प्लस आई एच। यहां पे भी आएगा आई प्लस आई एच, बट यहां पे आई एच इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आई, बिकॉज होल्स का नंबर बहुत कम है। तो यहां पे आई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई। यहां पे करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी स्मॉल, बिकॉज यहां पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है, होल्स बहुत ज्यादा है। तो यहां पे आई आएगा अप्रोक्सीमेटली आई। ये दोनों एक्सट्रिंसिक है, ये आपका इंट्रिंसिक है। और सिमिलरली अगर आप देखोगे ओवरऑल, पढ़ा है आप लोगों ने, ओवरऑल जो ये मटेरियल होगा, सैंपल होगा, इट मेंटेन्स न्यूट्रलिटी, एंटायरली न्यूट्रल हर एक, ठीक है ना। यहां पे क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने होल्स। यहां पे मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी में होल्स। यहां पे मेजॉरिटी में होल्स, माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स। नाउ ठीक है ना बेटा। लॉ मास एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी पे सवाल भी है। अब अगर आप देखोगे ये क्या बोलता है, एट थर्मल इक्विलिब्रियम क्या बोलता है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आप याद रखेंगे। Number density of electrons या concentration of electrons into concentration of holes is always constant at thermal equilibrium। और ये किसके बराबर होता है, intrinsically produced electrons या holes का concentration का स्क्वायर। Remember this, ये Ni क्या है, intrinsically या thermally produced electrons का concentration या holes का concentration। This is intrinsically, I लिखा हुआ है। Ne is what, number density of electrons, NH क्या है, number density of holes या concentration of holes, ठीक है ना बेटा। दिस इज योर लॉ ऑफ मास एक्शन। इस पे सवाल आगे करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। नाउ देखिए, नाउ आपको पता है होगा करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, ठीक है ना। I इज इक्वल टू एन वीडी, तो ए डिवाइड में लाए तो J इज इक्वल टू एन ई वीडी, राइट। तो वीडी के बदले क्या आएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स। चार्ज तो दोनों का सेम है, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दोनों का चार्ज तो सेम है। नाउ देखिए कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर्स, अगर आप देखेंगे इंट्रिंसिक में क्या होता है, Ne इज इक्वल टू NH, पहले ही बोला आप लोगों ने, ठीक है ना। J किसके बराबर, J किसके बराबर, NeVD। अब VD किसका आएगा, दोनों का आएगा। N आएगा पहले किसका, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इंट्रिंसिक है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, J बराबर आएगा NeVD। तो जरा बताओ J बराबर आएगा ना, इलेक्ट्रॉन्स का क्या आएगा, Ne, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, साथ में E और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्लस आएगा ना, जरा मुझे बताए करंट डेंसिटी ड्यू टू होल्स किसके बराबर आएगा, NH। चार्ज तो उसका भी E है, साथ में क्या आएगा, V ऑफ H। अब इंट्रिंसिक में Ne एंड NH तो बराबर है, उसको N मानेंगे या Ni मानेंगे। तो जरा ऐड करिए, क्या आएगा, इन दो का ऐड करिए तो आपका Ne, यहां पे भी Ne, बिकॉज Ne इज इक्वल टू NH, Ne is equal to NH is equal to Ni for intrinsic semiconductors, intrinsic semiconductors के लिए। तो जब मैं इनको ऐड करूंगा, Ne NH के बदले Ni आएगा, Nie कॉमन निकलेगा, यहां पे है Ni या Ne कॉमन निकला, अंदर आया Ve प्लस VH, वायर Ve is drift velocity of electrons, VH is drift velocity of holes। तो यहां पे हम सिर्फ किन की बात करेंगे, होल्स की बात करेंगे, बिकॉज होल्स यहां पे मेजॉरिटी में, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में है। तो यहां पे सीधे आएगा E NH VH, वायर NH is number density of holes। और यहां पे NH is not equal to Ne, NH is very large as compared to Ne, और यहां पे Ne is very large as compared to NH। तो यहां पे हम सिर्फ करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, दैट इज NeVD। बट Ne के बदले क्या आएगा, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड V के बदले ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सिमिलरली अगर आप कंडक्टिविटी देखेंगे, कंडक्टिविटी किसके बराबर था, कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी के बीच में रिलेशन, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू Ne इनटू मोबिलिटी। आप डिराइव भी कर सकते हैं 1 मिनट में, इतना नहीं है, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो 1 मिनट में कर सकते हैं। सी, अब दिस इज द रिलेशन, दिस इज द रिलेशन। आपने कंडक्टिविटी पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, दैट इज एन स्क्वायर टाउ बाय एम, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता है आपको, E बाय एम इंटू टाउ, राइट। डिवाइड करिए आपको मिल जाएगा रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी। एंड मोबिलिटी किसके बराबर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये रिलेशन आया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप देखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थर्मली, लेकिन थर्मली प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, इट्स इक्वल टू, ठीक है ना, इज अ कांस्टेंट T रेज पावर 3/2 E रेज पावर माइनस डेल्टा Eg, where Eg is energy gap divided by 2kT, where K is Boltzmann's constant and T is absolute temperature। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, सवाल इस पे नहीं आएगा, हो सकता है फॉर्मूला ही पूछा जाए। तो ये फॉर्मूला में क्या देता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स थर्मली, हाँ सीधे
by supplying energy, by supplying heat intrinsically, कितने electrons जाते हैं from valence band to conduction band by increasing temperature, right? Okay, now see ये points अगर आप खुद देखेंगे उतने इंपॉर्टेंट यहां पे डिस्कस करने नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ना पीएन जंक्शन क्या होता है, आपको पता ही है पीएन जंक्शन क्या होता है, तो आपको जल्दी से रिवाइज करा देते हैं। तो अगर आपने पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर सैंडविच किया, इधर सैंडविच किया, एक दूसरे के साथ मिलाया, ठीक है ना, दैट्स कॉल्ड एज पीएन जंक्शन। तो वहां पे क्या होता है, बैरियर पोटेंशियल बन जाता है, ठीक है ना, एक डिप्लीशन लेयर बन जाता है, वहां पे बैरियर पोटेंशियल का क्रिएशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रिएशन होता है। पी टाइप एंड एन टाइप देखेंगे आप, तो अगर आप पी टाइप देखेंगे वहां पे लैटिस तो नेगेटिवली चार्ज थे, एन टाइप में लैटिस तो पॉजिटिवली चार्ज थे। तो जब आप पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच करोगे टुगेदर like this is p type, this is n type, there is creation of and there is creation of depletion layer, there's creation of this region called as depletion region। और यहाँ पे positively lattices होते हैं n type में, तो ये positively side बन जाएगा, ये negatively side बन जाएगा। तो आप देखोगे n type is at higher potential, p type is at lower potential depletion region के अंदर। देखिए तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, राइट। तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जल्दी से रिवाइज करा देते हैं। तो अब अगर आपके पास देखेंगे ब्रेकडाउन्स रिवर्स बायसिंग में, फॉरवर्ड बायसिंग आपको पता ही है, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, हम पी साइड जो है इसको हायर पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करते हैं, और एन टाइप को हम क्या करते हैं, लोअर पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करते हैं। यू मस्ट बी नोइंग दैट, ठीक है ना, हायर पोटेंशियल, इसको हायर पोटेंशियल के साथ। इफ P side is with higher potential, N side is with lower potential, that's called as forward biasing। उससे क्या होता है, width of depletion layer decreases, ठीक है ना। उससे क्या होता है, आपके मेजॉरिटी कैरियर्स का फ्लो होता है, माइनॉरिटी कैरियर्स का फ्लो कम होना स्टार्ट होता है। तो सी ट्राई टू अंडरस्टैंड एट, अगर आपने अनबायस्ड रखा तो पहले पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर को जल्दी से रिवाइज करा देते हैं। पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब आप सैंडविच करोगे, पहले फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स आएगा, ठीक है ना। तो पहले अगर आप देखेंगे देयर इज कंसंट्रेशन डिफरेंस, राइट, फिर से दिखा देता हूं एक बार। तो ये पी टाइप जो है इसमें मेजॉरिटी में क्या है, होल्स। तो पहले मेजॉरिटी कैरियर्स का फ्लो होगा ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स है। Due to concentration difference, there is flow of majority carriers, और majority carriers की वजह से जो करंट आता है that's called as diffusion current। बट उस करंट की वजह से यहां डिप्लीशन लेयर बनना स्टार्ट हो जाता है। तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, रिवर्स या आपका बैरियर पोटेंशियल बनना स्टार्ट होता है, जो माइनॉरिटी कैरियर्स को फ्लो कराने में मदद करता है बट मेजॉरिटी कैरियर्स को अपोज करता है। तो उससे एक और करंट आता है that's called as ड्रिफ्ट करंट। ओके, डिफ्यूजन करंट इज फ्रॉम P side to N side, that is diffusion current, and drift current is from N side to P side। पढ़ा होगा आप लोगों ने, at equilibrium both are equal and net current is zero। ओके, अब रिवर्स बायसिंग अगर आप करोगे तो दो टाइप्स के ब्रेकडाउन्स आते हैं। तो पहले तो रिवर्स बायसिंग में बहुत कम करंट आता है, लेकिन जब आप बहुत ह्यूज पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो एक ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा जिसपे ह्यूज करंट चलना स्टार्ट करेगा, दैट्स कॉल्ड एज ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब ब्रेकडाउन जो है दो टाइप्स के ब्रेकडाउन्स होते हैं, एक होता है एवलांच ब्रेकडाउन और एक होता है जीनर ब्रेकडाउन। तो जल्दी से डिफरेंस देखेंगे। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इतना स्ट्रॉन्ग, अगर आप रिवर्स बायसिंग में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे, ये डिप्लीशन रीजन का जो विड्थ है बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी बढ़ जाएगा। अब ये इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है कि ये क्या करेगा, इसमें जो माइनॉरिटी है, पी साइड में जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है उसको ये अंदर एक्सेलरेट करेगा इन डिप्लीशन लेयर, वहां पे लैटिस के साथ हिट करेगा और वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा, और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पे एवलांच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और ह्यूज करंट चलेगा, ठीक है ना। समझना बेटा मेरी बात को, क्या होता है आपने पढ़ा ऑलरेडी। ओके, जीनर ब्रेकडाउन में क्या होता है, जीनर ब्रेकडाउन में ये इतना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, ये खुद इतना स्ट्रांग है कि ये बाहर से इलेक्ट्रॉन को नहीं एक्सेलरेट करेगा, ये खुद ही कोवेलेंट बॉन्ड्स को रप्चर करेगा, उनको ब्रेक कराता है और ह्यूज इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और ह्यूज करंट आता है। यू हैव ऑलरेडी डन दैट, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे where covalent bonds of depletion layer itself breaks,
इट्सेल्फ ब्रेक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे वो इट्सेल्फ ब्रेक नहीं होते, माइनॉरिटी कैरियर्स आते हैं, डिप्लीशन लेयर में एंटर करते हैं, वहां पे लैटिस के साथ हिट करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करते हैं। तो वही यहां पे लिखा है, ठीक है ना। ओके, तो अगर आप देखोगे डिफरेंस एक और, एवलांच ब्रेकडाउन में हम क्या करते हैं, एवलांच ब्रेकडाउन उन वाले पीएन जंक्शंस में आता है जिनमें डोपिंग कम होता है, लो डोपिंग होता है, बट इनमें होता है वेरी हाई डोपिंग ज़ीनर डायोड में एंड एवलांच या ज़ीनर ब्रेकडाउन में एंड एवलांच ब्रेकडाउन में लो डोपिंग होता है। ये डैमेज नहीं होते, ज़ीनर ब्रेकडाउन वाले जो डायोड्स होते हैं ये डैमेज नहीं होते रिवर्स बायसिंग के टाइम, राइट। इनको डिजाइन ही ऐसे किया कि ये ब्रेकडाउन ना हो, ये डैमेज ना हो, बट जो एवलांच ब्रेकडाउन जिनमें होता है ये इजीली डैमेज हो जाते हैं जब आप रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करोगे, ठीक है ना। क्योंकि यह रिपीटेड कोलिजन्स होते हैं, यहां पे मैंने बोला है, यहां पे क्या होता है, ड्यू टू एब्रप्ट इंक्रीमेंट ऑफ माइनॉरिटी ड्यूरिंग रिपीटिव कोलिजन्स, ये परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं। अब देखिए बेटा, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस यहां पे मैंने दिखाया है। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, पी टाइप को अपने हायर पोटेंशियल के साथ, एन टाइप को लोअर पोटेंशियल के साथ, यहां पे उल्टा होता है, ठीक है ना, रिवर्स बायस में। तो फॉरवर्ड बायस में कौन सा करंट चलेगा, ह्यूज करंट चलेगा, दैट्स कॉल्ड एज डिफ्यूजन करंट, दैट्स ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स। वहां पे कौन सा करंट चलेगा, करंट ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर, दैट्स वेरी स्मॉल करंट, ऑल्सो कॉल्ड एज लीकेज करंट, ठीक है ना। They do not offer high resistance forward bias में, जब आप forward bias में PN junction को लगाओगे, they do not offer what? They do not offer high resistance, but जो reverse bias में जब आप लगाते हो, they offers huge resistance, and ideal diode तो infinite resistance दिखाता है reverse biasing में, and forward biasing में zero resistance, but ideal, ठीक है ना। इनमें ऑर्डर ऑफ करंट इज मिली एम्पियर्स में, इनमें ऑर्डर ऑफ करंट इज माइक्रो एम्पियर टू नैनो एम्पियर्स तक होता है। सी नाउ, फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में क्या होता है, अगर आप देखेंगे आप, तो ये आप देखेंगे दिस वोल्टेज के बाद, दैट्स कॉल्ड एज नी वोल्टेज, 0.7 होता है नी वोल्टेज फॉर सिलिकॉन एंड 0.3 होता है फॉर जर्मेनियम। तो इस वोल्टेज के बाद, फॉरवर्ड बायस के इस वोल्टेज के बाद अगर आप देखोगे, करंट इज इंक्रीजिंग ह्यूजली। इस वोल्टेज से पहले क्यों नहीं हुआ, बिकॉज अभी डिप्लीशन लेयर है। तो दिस इज इक्वल टू योर, इसको क्या बोलते हैं, जो आपका बैरियर पोटेंशियल है ये उसी के बराबर होता है। तो वोल्टेज 0.7 बैरियर वोल्टेज था, बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस था, ठीक है ना। अब जब आप इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, आपका बैरियर पोटेंशियल खत्म हो जाएगा, नो अपोजिशन टू मेजॉरिटी कैरियर्स एंड ह्यूज करंट चलेगा इस वोल्टेज के बाद। जर्मेनियम इट्स ओनली 0.3, राइट। और यहां पे क्या होता है, वेरी स्मॉल करंट चलता है, saturation current always almost constant current but very small current of the order of microamperes in the reverse biasing में, ठीक है ना। and this is called as breakdown voltage, और इस वोल्टेज के बाद आप देख सकते हैं huge current आ रहा है, राइट। ओके, तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये फॉर्मूला पे सवाल तो नहीं आएगा, हो सकता है ये फॉर्मूला ही पूछा जाए। तो मैंने आपको बोला था जर्मेनियम का नी वोल्टेज इज 0.3 वोल्ट्स एंड सिलिकॉन का इट्स 0.7 वोल्ट्स। ओके, ब्रेकडाउन वोल्टेज जर्मेनियम का 25 वोल्ट, सिलिकॉन का 35 वोल्ट्स। अब फॉरवर्ड करंट, हाउ फॉरवर्ड करंट इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज द फॉर्मूला। अब देखेंगे आप, तो ये I इज इक्वल टू I नॉट, ठीक है ना, e रेज पावर प्लस QV बाई KT वायर यूर, ये K जो है K इज अगेन बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, राइट। तो अगर आप देखोगे ये प्लस आ रहा है, तो दिस टर्म इज वेरी लार्ज, इफ दिस टर्म इज वेरी लार्ज देन 1, तो आपका I बराबर आएगा I नॉट ई रेज पावर QV बाई KT, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियली आपका करंट इंक्रीज होता है फॉरवर्ड बायस में, बट रिवर्स बायस में क्या आता है, माइनस QV बाई KT, राइट। T is absolute temperature, K is Boltzmann's constant, right? Similarly यहाँ पे भी T is temperature। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे माइनस आ रहा है, राइट। तो जब आप V इंक्रीज करोगे, दैट्स रिवर्स बायस वोल्टेज, ठीक है ना। तो आप ये वाली टर्म देखिए, इट्स स्मॉल, इट्स एक्चुअली 1 बाई ई रेज पावर प्लस,
तो जब v बढ़ाओगे तो घटेगा, इट्स वेरी स्मॉल लेस देन 1, तो अगर आप देखोगे तो इफ दिस इज वेरी स्मॉल, तो अगर आप देखोगे i इज अप्रोक्सीमेटली, इसको हम 0 अगर मानेंगे तो i इज अप्रोक्सीमेटली माइनस आई नॉट, यानी कांस्टेंट, जो मैंने दिखाया था कि रिवर्स बायस में करंट जो है इट्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट टिल योर ब्रेक डाउन वोल्टेज, दैट करंट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन करंट, दैट इज i इज इक्वल टू आई नॉट, राइट। ये हमने यहां पे दिखाया। तो ये आपके पास है फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में ये पीएन जंक्शन का सिंबल है, ये पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये पीएन जंक्शन का सिंबल है। फॉरवर्ड बायस में अगर आप देखेंगे करंट इंक्रीज आफ्टर न्यू वोल्टेज, एंड यहां पे करंट इज वेरी स्मॉल कॉल्ड एज लीकेज करंट, दिस इज ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स, दिस इज ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स। इसका डायरेक्शन इज फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, इसका डायरेक्शन इज फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, राइट। तो ये हमने अभी डिस्कस कर दिया ऑलरेडी। ओके, अगर आपके पास आइडियल डायोड है, एग्जाम्पल अगर आइडियल डायोड बोल रहा है, तो आइडियल डायोड को आप क्या करोगे, फॉरवर्ड बायस में उसको आप रिप्लेस करोगे कंडक्टिंग वायर से, रेजिस्टेंस 0। फॉरवर्ड बायस में आप क्या करोगे, उसको रिप्लेस सिंपली कंडक्टिंग वायर से, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0 RF, यानी फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0 ओम। बट रिवर्स बायस में उसको आप ओपन सर्किट या इनफाइनाइट रेजिस्टर से रिप्लेस करोगे, रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट, यानी रिवर्स बायस में आइडियल पीएन जंक्शंस के थ्रू, आइडियल डायोड्स के थ्रू करंट नहीं चलेगा, वो बिल्कुल भी करंट को ब्लॉक करेंगे, बट देयर नथिंग लाइक आइडियल, ठीक है ना। बट जब सवाल में आइडियल पूछेगा एग्जामिनर, तो फॉरवर्ड बायस में रिप्लेस करेंगे वायर से, सिंपली रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0, और आप रिवर्स बायस में क्या करोगे, ओपन सर्किट से रिप्लेस करोगे। बट अगर रियल डायोड है ना, रियल डायोड को आप रिप्लेस करोगे फॉरवर्ड बायस में एक रेजिस्टर से, ठीक है ना, हैविंग अ फाइनाइट रेजिस्टेंस, एंड वोल्टेज उसको कितना आप रखोगे, इक्वल टू इट्स नी वोल्टेज, राइट। चलिए बेटा, तो यहां पे कुछ गोल्डन की पॉइंट्स है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, ठीक है ना, ये आप देख सकते हो, राइट। ये पॉइंट्स आप पढ़ेंगे खुद, सिंपल पॉइंट्स हैं, हमने ऑलरेडी इनको डिस्कस किया हुआ है। तो अब इस पीएन जंक्शन की यूजेजेस क्या क्या है, तो पहला आता है रेक्टिफायर। व्हाट्स अ रेक्टिफायर, इट्स अ डिवाइस, ठीक है ना, जो क्या करता है, एसी को कन्वर्ट करता है डीसी में। हमारे पास दो टाइप्स के रेक्टिफायर्स है, तो पहले आता है हाफ वेव रेक्टिफायर, फिर आता है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में हम दो सर्किट्स पढ़ेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ना पहले आप डिस्कस करेंगे, यहां पे हमारे पास है हाफ वेव रेक्टिफायर। तो दिस इज हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, एसी के हाफ साइकिल को ये रेक्टिफाई करता है, ठीक है ना। आउटपुट में सिर्फ हाफ साइकिल ही आता है, तो दूसरा नेगेटिव साइकिल जो है वो ब्लॉक हो जाता है। कैसे, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो आपने एक डायोड लगाया, आइडियल डायोड मानेंगे 2 मिनट के लिए, ठीक है ना, और ये आपने ट्रांसफार्मर लगाया, एसी सप्लाई दिया। तो पहले आपने पॉजिटिव दिया, पोलैरिटी रिवर्स हो जाता है, आपको पता ही है एसी में, दिस इज नेगेटिव। तो अगर आप देखोगे ये डायोड जो है ये बन गया फॉरवर्ड बायस, बिकॉज पी साइड, दिस इज पी साइड, दिस इज एन साइड। पी साइड इज कनेक्टेड विद हायर पोटेंशियल, तो इट विल अलो योर फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल। जो फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल था वो अलो हुआ और करंट चलेगा फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना। तो आपने ये पॉजिटिव साइकिल दिया और ये अलो भी हो गया, डायोड ने अलो कर दिया, करंट ऐसे चलेगा। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अब आपका पोलैरिटी जो है वो रिवर्स होने वाला है। रिवर्स मतलब क्या होगा, अब ये बनेगा नेगेटिव और ये बनेगा पॉजिटिव। अब जब ये नेगेटिव बन गया तो बताओ क्या हो गया, ये तो रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स बायस में इसको क्या करोगा, ओपन सर्किट से रिप्लेस, यानी कोई करंट नहीं चलेगा, यानी जो नेगेटिव साइकिल आपने लगाया वो नेगेटिव साइकिल मिला ही नहीं। आप चेक करिए, मिला ही नहीं। पॉजिटिव साइकिल तो आया, फिर से क्या होगा, रिपीट होगा। अब फिर से पोलैरिटी एसी का चेंज होगा। अब फिर से क्या होगा, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, फिर से ये फॉरवर्ड बायस करंट एलो करेगा और फिर से जो पॉजिटिव साइकिल है वो भी एलो हो गया, राइट। तो अगर आप देखोगे जितना टाइम इसको एक साइकिल कंप्लीट करने में लगा, इसका भी एक साइकिल यहां से यहां तक उतने ही टाइम में कंप्लीट हुआ, यानी फ्रीक्वेंसी इज सेम इनपुट एंड आउटपुट का हाफ वेव रेक्टिफायर में। आगे ये पॉइंट मैं फिर से डिस्कस करूंगा। नाउ फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, ये नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव साइकिल को बाहर निकालेगा, ठीक है ना, रेक्टिफाई करेगा, यानी ये दोनों साइकिल्स, एसी के दोनों साइकिल्स को ये कन्वर्ट करेगा डीसी में। सी हाउ। अब आपने ऊपर और नीचे डायोड लगाया और बीच में आपने एक रेजिस्टर लगाया, ए टू बी आप देख सकते हैं पॉइंट। चाहे कुछ भी करो, चाहे पोलैरिटी चेंज होगा ना, करंट विल ऑलवेज गो फ्रॉम ए टू बी। आप देखेंगे कैसे, ठीक है ना। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो पहले फिर से पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या होगा फॉरवर्ड बायस, ये क्या हो जाएगा रिवर्स बायस, ये क्या करेगा एलो, तो करंट यहां से यहां जाएगा, यहां से वापस आ गया, सर्किट कंप्लीट।
तो बताओ क्या करंट आया रजिस्टर के थ्रू? हाँ। पॉइंट ए इज हायर पोटेंशियल, पॉइंट बी इज लोअर पोटेंशियल। तो पॉजिटिव साइकिल दिया, पॉजिटिव साइकिल एलो हुआ, D1 ने एलो किया। तो पहला साइकिल D1 ने एलो किया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद पोलैरिटी चेंज होगा। करिए पोलैरिटी चेंज। अब उसके बाद क्या होगा? ये नेगेटिव बन गया, ये पॉजिटिव बन गया। अब बताइए अब क्या होने वाला? ये बन गया रिवर्स बायस, ये बन गया फॉरवर्ड बायस। अब करंट ऐसे चलेगा, यहां से ऐसे आएगा, फिर से करंट यहां पे सर्किट कंप्लीट हुआ। अगेन करंट गोज फ्रॉम ए टू बी। तो आप कुछ भी कर लो, चाहे ऊपर वाला डायोड यूज हो रहा है, चाहे नीचे वाला यूज हो रहा है, करंट इज ऑलवेज गोज फ्रॉम गोइंग फ्रॉम ए टू बी। तो ए इज माई हायर पोटेंशियल, बी इज माई लोअर पोटेंशियल। तो मुझे नेगेटिव तो आपने दिया साइकिल, लेकिन आउटपुट तो मैंने यहां से यहां उठाया ना, यहां ए और बी से मैंने आउटपुट उठाया। तो जब मैं आउटपुट उठा रहा हूं, दिस इज ऑलवेज हायर पोटेंशियल, दिस इज ऑलवेज लोअर पोटेंशियल। चाहे पॉजिटिव साइकिल आ रहा है, चाहे नेगेटिव साइकिल आ रहा है, मेरा ए इज ऑलवेज एट हायर पोटेंशियल, मेरा बी इज ऑलवेज एट लोअर पोटेंशियल। तो मुझे ये पॉजिटिव साइकिल्स ही मिलेंगे। तो पॉजिटिव साइकिल एज वेल एज नेगेटिव साइकिल एलो हुआ। अब यहां पे आप चेक करिए, जितना टाइम इसको एक साइकिल कंप्लीट करने में इनपुट को लगेगा, उतने टाइम में ये अपने अब दो साइकिल्स कंप्लीट करेगा। यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट इज डबल इन फुल वेव रेक्टिफायर एज दैट ऑफ व्हाट? इनपुट। चलिए अब ये एक और है ब्रिजिंग सर्किट, इस पे सवाल आ सकता है आपको, ठीक है ना। ब्रिजिंग सर्किट ये जो है, ये भी हम यूज करते फुल वेव रेक्टिफायर में। ऐसे हमने 4 डायोड्स यूज किए हैं, ठीक है ना। D1 D2, इन दो के पॉइंट आप देखिए, पॉइंट्स जो है ये एरो हेड्स जो है एक डायरेक्शन में है, और नीचे वाले जो है इनके अगर आप देखोगे ये बैक साइड्स मिल रहे हैं, इनके पॉइंटेड साइड्स मिल रहे हैं। तो यहां से अब बैक साइड्स मिलाइए, यहां से पॉइंटेड साइड्स मिलाइए, ठीक है ना। और आप क्या करेंगे? इन दो को आप डायगोनली अपोजिट जो ये 2 पॉइंट्स हैं, इनको आप इनपुट दीजिए और टॉप एंड बॉटम से आप आउटपुट उठाइए। दैट्स योर ब्रिजिंग सर्किट, रिमेंबर दिस, ठीक है ना। तो कैसे करना है? 2 डायोड्स को ऐसे रखना है, एरो हेड मिलाने हैं, और 2 डायोड्स को ऐसे रखना है, और इनके एरो हेड नहीं, इनके आपको पीछे वाले साइड या पी साइड्स मिलाने हैं। नाउ आपने एसी दिया, ठीक है ना बेटा, या आपने यहां से लगाया लोड रेजिस्टर। तो चाहे आप कुछ भी करो, करंट विल ऑलवेज गो फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू दिस पॉइंट बी। तो पहले पॉजिटिव साइकिल आया, चलो ठीक है, जल्दी से देखेंगे। ये पॉजिटिव साइकिल आया पहले, तो पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी पहले एक है। तो बताओ कौन फॉरवर्ड बायस हुआ? तो ये पॉजिटिव आएगा और ये वाला नेगेटिव आएगा। तो बताओ कौन फॉरवर्ड बायस, कौन रिवर्स बायस? ये वाला आ गया फॉरवर्ड बायस, P is connected to higher potential। ये वाला रिवर्स बायस ब्लॉक करेगा, ये वाला रिवर्स बायस ब्लॉक करेगा, ये वाला भी तो फॉरवर्ड बायस आया ना। N is connected with lower potential। तो बताओ अब क्या होगा? करंट यहां से आया, यहां करंट गया, ठीक है ना बेटा, यहां से करंट गया, यहां वापस आया, यहां से गया, यहां से गया, यहां से वापस आया, यहां से वापस, सर्किट कंप्लीट। तो कहां से कहां करंट गया? ए टू बी। तो पहला पॉजिटिव साइकिल आपने दिया, एलो हो गया। किसने एलो किया? D1 एंड D4 ने। तो D1 एंड D4 ने एलो किया। उसके बाद पोलैरिटी चेंज करिए। तो बताइए अब क्या होगा? तो जब आप पोलैरिटी चेंज करोगे, नाउ लेट मी रिवर्स द पोलैरिटी, तो बताइए अब क्या होगा? अब अगर मैं पोलैरिटी चेंज करूं, अब ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, ये पॉजिटिव आ गया। अब ये वाला फॉरवर्ड बायस में आ गया और ये वाला रिवर्स बायस में आ गया। ये दो एलो करेंगे, बट ये वाला जो है रिवर्स बायस में, ये वाला रिवर्स बायस में ब्लॉक करेंगे। कैसे? है ना इसका पी साइड हायर पोटेंशियल के साथ, है ना इसका एन साइड लोअर पोटेंशियल के साथ। तो ये आ गए ना दोनों फॉरवर्ड बायस में, यानी दोनों करंट को करेंगे ना एलो। अब बताओ करंट कहां से कहां आएगा? यहां से करंट आएगा, यहां ऊपर जाएगा। अब बताओ बेटा कहां से? ये आ गया करंट, यहां जाएगा, यहां से गया, अगेन करंट यहां आया, यहां से वापस आया, यहां करंट गया, यहां हो गया ना सर्किट, फिर से कंप्लीट हो गया ना कंप्लीट। तो अगेन दोनों केसेस में करंट आया ना फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू दिस पॉइंट बी, यानी आउटपुट का पोलैरिटी मत चेंज हुआ, आउटपुट का पोलैरिटी तो सेम रहेगा। जो पहला पोलैरिटी वही आउटपुट में दूसरे साइकिल का भी पोलैरिटी आएगा, वो तो चेंज नहीं हो रहा है। ये पहले वाले केस में भी हायर पोटेंशियल, ये दूसरे वाले केस में भी क्या आया? हायर पोटेंशियल। ये पहले वाले केस में भी लोअर पोटेंशियल, ये दूसरे वाले केस में भी लोअर पोटेंशियल ही आया। तो अब बताओ अब किस किस डायोड ने करंट एलो किया? एक
तो D2 एंड D3 ने, अब D2 एंड D3 ने, फिर अगेन D1 D4, फिर अगेन D2 D3, राइट। तो ये आपका ओके। अब हमेशा याद रखेंगे आप, ये पॉइंट भी थ्योरेटिकल पॉइंट है, जब भी आप रेक्टिफिकेशन करते हो, जब आप करते हो एसी को डीसी में कन्वर्ट, सम पावर इज ऑलवेज लॉस्ट, ठीक है ना। तो पावर कुछ ना कुछ लॉस होगा, तो आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर मल्टीप्लाइड 100% वो आपका एफिशिएंसी होगा। रिमेंबर, सीधे आप याद रखोगे, ये पॉइंट याद रखना, एफिशिएंसी जो है फुल वेव एंड हाफ वेव का, हाफ वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी कम है 40.6%, 50% भी नहीं है, 40.6%, रिमेंबर दिस। एंड इसका डबल जो है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऑलमोस्ट डबल, बिल्कुल आप चेक करिए, 40.6 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट्स 81.2। तो अब आप देखेंगे फॉर full wave rectifier maximum efficiency you can have is 81.2%। इससे ज्यादा efficiency आपको मिल नहीं सकता full wave rectifier में, and half wave rectifier में maximum efficiency you can get it's 40.6%। what's efficiency? There is power loss while converting AC into DC। now output power divided by input power multiplied by 100%, ठीक है ना। but output power तो DC वाला आएगा, input power तो AC वाला आएगा, that's why PDC by PAC। चलिए, तो ये आ गया हाफ वेव रेक्टिफायर। आप देख सकते हैं जो इनपुट का फ्रीक्वेंसी वही आउटपुट का फ्रीक्वेंसी, रिपल फ्रीक्वेंसी इसको हम बोलते हैं, और इनपुट का फ्रीक्वेंसी इसका डबल आया 100 हर्ट्ज किसमें, फुल वेव रेक्टिफायर में, पहले ही मैंने बोला, ठीक है ना। रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, नाउ अब ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस, ठीक है ना। अब यहां पे क्या होता है, हमने कुछ ऐसे डायोड्स, अब देखो क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करना है फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड बाय सप्लाइंग एनर्जी। एनर्जी सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ हीट भी कर सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ लाइट भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए वो वाले डायोड्स जो ऑपरेट होते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लाइट, दे आर कॉल्ड एज ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो पहला हम पढ़ेंगे व्हाट इज द लाइट इमिटिंग डायोड। अब इसमें क्या होता है बेटा, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसमें क्या होता है, तो आपने जो लिया है ना एक पीएन जंक्शन, आपने जब इसको यूज करना है तो आप इसको यूज करोगे फॉरवर्ड बायसिंग में। रिमेंबर दिस, जो आपका लाइट इमिटिंग डायोड है इट वर्क्स अंडर व्हाट, फॉरवर्ड बायस। रिमेंबर दिस पॉइंट, यह आपको ऑब्जेक्टिव थ्योरेटिकल आ सकता है। इट वर्क्स अंडर व्हाट, फॉरवर्ड बायसिंग। अब जब आपने क्या किया, पी को हायर पोटेंशियल के साथ, एन को लोअर पोटेंशियल के साथ, देयर इज फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स, बट एट द बाउंड्री ऑफ जंक्शन they recombine, electron holes recombine, and when they recombine they emit energy in the form of light, and that's called as light emitting diode। तो ये LED है, light emitting diode का सिंबल, ये एरोज यानी लाइट बाहर निकल रहा है। तो हम इनको ना बहुत सारे काम में यूज कर सकते हैं, बर्गुलर अलार्म्स में यूज कर सकते हैं, रिमोट कंट्रोल्स में। आपने देखा होगा आपके घर में रिमोट कंट्रोल है, बटन तो आप दबाते हो लाइट नहीं निकलती है, तो वो बटन, वो बल्ब जो उस पे ऊपर लगा हुआ वो लाइट क्यों नहीं दे रहा है बाहर, एक्चुअली वहां से इमिट हो रही है रेडिएशन, बट वो विजिबल बैंड में नहीं है, वो इंफ्रारेड में है। उसके लिए हम गैलियम आर्सेनाइड का इस्तेमाल करते हैं। गैलियम आर्सेनाइड का एनर्जी गैप इज 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो वो गैलियम आर्सेनाइड अगर आप एलईडी बनाने में यूज करोगे तो आपको इंफ्रारेड लाइट मिलेगी। हमारे पास गैलियम आर्सेनाइड ऐसे हमारे पास यहाँ पे गैलियम आर्सेनाइड एंड फॉस्फाइड, ये वाले आपके पास होते हैं सेमीकंडक्टर्स, एलईडीज, जिनका हम यूज करते हैं टू मेक एलईडीज जो लाइट इमिट करेंगे इन विजिबल रीजन। एग्जांपल मैं दूंगा एक, गैलियम आर्सेनाइड 0.6, फॉस्फाइड 0.4। इसका एनर्जी गैप इज ऑलमोस्ट 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सोर्सेज एनसीईआरटी, ठीक है ना। तो ये वाला जो है ना ये रेड लाइट इमिट करता है। तो अगर आपको बनाने हैं एलईडीज जो विजिबल लाइट इमिट करे तो इनका एनर्जी गैप जो होना चाहिए सेमीकंडक्टर्स का, दैट शुड बी वेरी क्लोज टू 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, राइट। तो यहां पे मैंने लिखा है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। चलिए बेटा, नाउ एक और आता है फोटो डायोड। एलईडी में आपने क्या देखा, फॉरवर्ड बायस में यूज करना है, हाईली डोप्ड है। अब यहां पे आप क्या करते हो, जो आपके पास फोटो डायोड है यहां पे आप एनर्जी सप्लाई करोगे, और आप एनर्जी सप्लाई करोगे इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और आप लगाओगे इस फोटो डायोड को हमेशा इन रिवर्स बायसिंग में, क्योंकि आपको करंट मेजर करना है ड्यू टू लाइट जो आपने इसके ऊपर डाली। अगर आप फॉरवर्ड बायस में लगाओगे, फॉरवर्ड बायस में करंट तो ह्यूज चलेगा,
ड्यू टू फॉरवर्ड बायसिंग मेजॉरिटी कैरियर्स फ्लो करेंगे। बट यहां पे क्या होगा, लाइट की वजह से एक्चुअली हम क्या करते हैं, पीएन जंक्शन लिया, इसको हम एनकैप्सूल करते हैं एक ग्लास चेंबर में, इसके ग्लास विंडो होती है जहां से लाइट अंदर जाती है इनसाइड द डिप्लीशन लेयर। वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है पहले ये जो लाइट है इसके फोटॉन्स की एनर्जी इतनी है कि ये इलेक्ट्रॉन होल्स को क्रिएट करेगा। तो पहला स्टेप होता है इलेक्ट्रॉन होल्स का क्रिएट होना। दूसरा स्टेप क्या है, वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उनको रिकम्बाइन नहीं होने देता, तो वो क्या करेगा, वो आपके होल्स को कहां सेंड करेगा, होल्स को वो करेगा सेंड टू पी साइड, राइट, बिकॉज पी साइड जो दैट्स नेगेटिवली चार्ज्ड, तो होल्स वहां सेंड हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर सेंड टू व्हाट, एन साइड। तो उससे क्या होगा, देयर इज फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। तो वो फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से करंट आएगा। जितने ज्यादा आप फोटॉन्स डालोगे उतने ज्यादा माइनॉरिटी कैरियर्स बनेंगे, उतने ज्यादा माइनॉरिटी कैरियर्स का फ्लो होगा और उतना ज्यादा आपका करंट आएगा। तो दैट इज व्हाई हम इसको कहां यूज करते हैं, रिवर्स बायसिंग में, ताकि हम डिटेक्ट कर सके क्या कि माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से कितना करंट आया। अगर आप फॉरवर्ड बायस में लगाओगे तो वहां पे तो पहले ह्यूज करंट आएगा ना, ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स, इनकी वजह से तो बहुत कम करंट आएगा। तो यू कैन नॉट डिफरेंशिएट कि माइनॉरिटी की वजह से कितना करंट आया, बिकॉज एक साइड तो बहुत ज्यादा करंट आया, एक साइड से बहुत कम करंट आया, तो आप डिटेक्ट ही नहीं कर पाओगे वेरी स्मॉल करंट को। तो सिंपल सी बात ये बोलूंगा, आप याद रखोगे, जो आपका ये फोटो डायोड है इसको आप हमेशा यूज करते हो रिवर्स बायसिंग में, और जितना ज्यादा लाइट का इंटेंसिटी होगा उतना ज्यादा रिवर्स बायस में करंट चलेगा। तो जितना ज्यादा मोर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मोर इज द करंट, I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1, ठीक है ना बेटा। आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हमारे पास सोलर सेल है। तो सोलर सेल में क्या होता है, ये इसका कंस्ट्रक्शन है, तो इस पे ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से देखेंगे। सोलर सेल में क्या होता है, अगेन हमारे पास इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, रिमेंबर। तो पहले होता है अगेन क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, दूसरा तो उनका सेपरेशन, और तीसरा होता है कलेक्शन। कलेक्शन कौन करता है अभी हम देखेंगे, बैक मेटल होता है और ये फिंगर मेटल्स होते हैं। तो आपके पास ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है और ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, और इनका विड्थ है ना, इस एन टाइप का विड्थ बहुत कम है, ऑलमोस्ट 0.3 माइक्रोमीटर, और जो ये पी टाइप है इसका जो विड्थ है दैट्स 300 माइक्रोमीटर, यानी ये बहुत मोटा है, ये बहुत पतला है। ये पतला क्यों रखा, ताकि जब लाइट इस पे पड़े वो अंदर जा सके, वो बीच में ही एब्जॉर्ब ना हो, वो अंदर आपके डिप्लीशन रीजन तक पहुंच सके, इसलिए इसका थिन होना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर ये मेटालिक फिंगर्स लगे हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करते हैं, और ये मेटल फिंगर्स जो है ना, इन्हें बहुत कम साइज ऑक्यूपाई किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट पड़े। इसने कितना साइज ऑक्यूपाई किया होता है, लेस देन 15%, लेस देन 15% ये ऑक्यूपाई करते हैं। एनसीईआरटी आप देख सकते हो, ठीक है ना। और ये बैक मेटल है, ये भी आपके चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करता है, और ये मेटालिक फिंगर्स जो हैं ये भी कलेक्ट करते हैं चार्ज कैरियर्स को। तो देखो होता क्या है, लाइट जब पड़ी, लाइट के फोटॉन्स की एनर्जी इज ग्रेटर देन एनर्जी गैप, तो जब वो जाएंगे डिप्लीशन लेयर में, वहां पे इलेक्ट्रॉन होल्स बन जाएंगे, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा बेटा, समझना मेरी बात को, ये अनबायस्ड। तो आपका एलईडी जो होता है, एलईडी फॉरवर्ड बायस में, फोटोडायोड जो दैट्स रिवर्स बायस, बट ये अनबायस्ड होता है, रिमेंबर दिस, ना फॉरवर्ड ना रिवर्स बायस। तो यहां पे तो पहले डिप्लीशन लेयर होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो डिप्लीशन लेयर में जब इलेक्ट्रॉन होल्स बन जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग अलग करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को सेंड करेगा टू एन साइड और होल्स को सेंड करेगा टू पी साइड, करेगा ना। तो यहां पे यानी माइनॉरिटी कैरियर्स का फ्लो हुआ, बिकॉज माइनॉरिटी तो होल्स जाते हैं ना फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। तो यहां पे अगेन माइनॉरिटी कैरियर्स का फ्लो हुआ, तो पहले आपके इलेक्ट्रॉन होल्स बने, इलेक्ट्रिक फील्ड को सेपरेट किया, लाइट ने इलेक्ट्रॉन होल्स को प्रोड्यूस किया, क्रिएट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को सेपरेट किया, और मेटालिक फिंगर्स जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेगा, और ये बैक मेटल जो है ये होल्स या पॉजिटिव चार्ज को कलेक्ट करेगा। तो ये बैक मेटल बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज या हायर पोटेंशियल पे, और ये मेटालिक फिंगर जो है ये बन जाएगा लोअर पोटेंशियल। तो यहां पे आप देख सकते हो, तो ये पी साइड बन गया हायर पोटेंशियल, एन साइड लोअर पोटेंशियल, और अगर आप इनको कनेक्ट करोगे बाय थ्रू अ रेजिस्टर तो करंट चलेगा फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, राइट। तो ये इसका फिगर बना के, अब अगर आप देखोगे वीआई कैरेक्टरिस्टिक, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, अब देखिए ये वाला पॉइंट जो है वोल्टेज तो है बट करंट नहीं है। अगर आप इनको कनेक्ट नहीं करोगे, अगर आप रेजिस्टर नहीं लगाओगे, तो देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस।
दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड एज ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस। बट जैसे आप इनको विदाउट रेजिस्टर कनेक्ट करोगे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो बन जाएगा, ह्यूज करंट चलेगा, दैट्स कॉल्ड एज शॉर्ट सर्किट करंट। तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो बट करंट इज, दिस कॉल्ड एज शॉर्ट सर्किट करंट। यहां पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस है बट करंट नहीं है, दैट्स कॉल्ड एज वीओसी ओपन सर्किट वोल्टेज। दिस इज आईएससी शॉर्ट सर्किट करंट, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा ट्रांजिस्टर है, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर इज अ थ्री टर्मिनल डिवाइस। इसमें क्या होता है, बेस इमिटर कलेक्टर। बेस जो है इमिटर होता है क्या, हाईली डोप्ड मॉडरेट साइज होता है। बेस जो होता है वेरी थिन होता है, लाइटली डोप्ड होता है, और जो आपका कलेक्टर है साइज का बहुत बड़ा होता है, एंड दैट इज मॉडरेटली डोप्ड। इन तीनों को आप सैंडविच करिए तो आपके पास ट्रांजिस्टर बन जाता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर या एनपीएन ट्रांजिस्टर पढ़ा होगा आप लोगों ने। दिस इज योर ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन एज एम्पलीफायर। यही हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सवाल आता है। तो अगर आप देखेंगे इमिटर इज कॉमन, तो आप पहले देखेंगे यहां से एरो यहां से यहां जा रहा है, एंड दिस इज पी दिस इज एन, तो ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अगर एरो अंदर जा रहा होता ना, देन दिस इज पी दिस इज एन, तो वो आता पीएनपी ट्रांजिस्टर। यू मस्ट बी नोइंग दैट। तो आप देखिए दिस इज योर कॉमन इमिटर एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। तो इमिटर इज कॉमन। अब देखिए दैट इज फॉरवर्ड बायस या बेस रेजिस्टेंस जो है उसका रेजिस्टेंस, ये कलेक्टर का रेजिस्टेंस आर सी, ठीक है ना। दिस इज वीबीबी, आपका इनपुट वोल्टेज है, तो आप इनपुट में सिग्नल यहां दोगे और यहां से आउटपुट में वो एम्पलीफाई होगा। चेक करेंगे, लेकिन आप यहां देखो पॉजिटिव साइकिल दिया, यहां नेगेटिव साइकिल आया। आप एम्पलीफिकेशन क्या है, विदाउट चेंजिंग द शेप ऑफ वेव फॉर्म उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज करना इज कॉल्ड एज एम्पलीफिकेशन। तो यहां पे भी साइन वेव था, वहां पे भी साइन वेव आया, बट उल्टा होके आया, एंड देयर इज फेज चेंज ऑफ पाई या 180 डिग्री इन यहां आउटपुट एंड इनपुट में। रिमेंबर दिस, जो कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, तो इनपुट एंड आउटपुट के बीच में फेज डिफरेंस इज पाई। बाकी कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर में देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। रिमेंबर दिस बेटा। नाउ अब अगर आप देखोगे इस पॉइंट, यानी ये तो बेस है और ये पॉइंट, ठीक है ना बेटा, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड एज वीबीई। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बेस एंड इमिटर, दैट इज नॉट दिस, बिकॉज ये पोटेंशियल डिफरेंस आधा इस रजिस्टर को मिलेगा, बाकी आधा इन दो को मिलेगा। सिमिलरली द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इमिटर एंड कलेक्टर दैट इज दिस, दैट इज वीसीई। तो वीसी इज नॉट दिस पोटेंशियल डिफरेंस आधा इसको मिलेगा, बाकी आधा इन दो को मिलेगा। हम हमेशा यूज करेंगे, जनरली यूज करेंगे इस सेक्शन में एक्टिव स्टेट में ही ट्रांजिस्टर को। एक्टिव स्टेट का मतलब क्या हुआ, आपका जो इमिटर एंड बेस है वो फॉरवर्ड बायस होगा, एंड इमिटर एंड कलेक्टर जो है वो रिवर्स बायस में होगा, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं ना। तो यही पे मैंने बोला है, तो देखिए अगर आप फॉरवर्ड बायस लगाओगे इमिटर बेस को, इसको कलेक्टर बेस को रिवर्स बायस, दैट्स कॉल्ड एज एक्टिव स्टेट ऑफ वर्किंग। अगर इसको रिवर्स इसको फॉरवर्ड लगाओगे तो दैट्स कॉल्ड एज इनवर्स एक्टिव, ठीक है ना। दोनों को रिवर्स करिए तो दैट्स कॉल्ड एज कट ऑफ, दोनों को फॉरवर्ड दैट्स कॉल्ड एज सैचुरेशन। बट हमें एक्टिव के साथ ही ज्यादा करंट, ये ना गर्ज यहां पे है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ट्रांसकंडक्टेंस क्या होता है, ठीक है ना। करंट गेन ये तो आपको पता ही है, चलो मैं फिर से बोल देता हूं। करंट गेन क्या होता है, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। वोल्टेज गेन क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। पावर गेन क्या होता है, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, ठीक है ना। इफ करंट इज चेंजिंग तो आउटपुट चेंजिंग करंट बाय इनपुट चेंजिंग करंट, दैट्स कॉल्ड एज करंट गेन। तो वैसे ही आप आगे देखेंगे। बट इंपॉर्टेंट इज ट्रांसकंडक्टेंस क्या होता है, इस पे सीधे सवाल आ सकता है। तो ट्रांसकंडक्टेंस क्या है, कॉमन इमिटर की मैं बात करूंगा। The change in output current to the change in input voltage, that's called as transconductance। तो इस पे तो सवाल ऐसे नहीं आएगा। अब फॉर्मूला देखो, वोल्टेज गेन किसके बराबर होता है, वोल्टेज गेन आउटपुट वोल्टेज बाय या चेंज इन आउटपुट वोल्टेज बाय चेंज इन इनपुट वोल्टेज। सी दिस, रिमेंबर दिस। अब आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट में तो आपका कलेक्टर है, कलेक्टर का रेजिस्टेंस आएगा, करंट भी कलेक्टर का आएगा, तो आएगा ना डेल्टा IC RC, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR फॉर्मूला, ठीक है ना। ओम्स लॉ नहीं बोल सकते, बट सॉरी, इसको मैंने वही फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR लगाया, ठीक है ना। तो I के बदले क्या आएगा, चेंज इन करंट थ्रू कलेक्टर, साथ में RC डिवाइड बाय वही आपका इनपुट चेंजिंग वोल्टेज। नाउ दिस चेंज इन आउटपुट करंट बाय चेंज इन इनपुट वोल्टेज, दैट्स कॉल्ड एज ट्रांसकंडक्टेंस। तो वोल्टेज गेन, रिमेंबर, तो AV इज वोल्टेज गेन,
is equal to G is transconductance multiplied by output resistance या resistance of collector. Output बोलो या collector का बोलो. Remember the formula बेटा, important formula. इस पे सीधे एक सवाल आपको मिलेगा, बहुत important formula से सीधे सवाल आ सकता है कि voltage gain is equal to G is transconductance. That's actually transfer of conductance. ठीक है ना? ओके और आर आउटपुट या आर कलेक्टर अगर आपके पास कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन है तो देखिए दिस इज कॉमन बेस, कॉमन इमिटर, कॉमन कलेक्टर. कॉमन बेस में हम अल्फा डिफाइन करते हैं, दैट्स करंट गेन, यहाँ पे हम बीटा, यहाँ पे गामा. ठीक है ना? तो ऐसे ही तो आपको पता ही होगा अल्फा किसके बराबर, आउटपुट इज कलेक्टर, इनपुट इज इमिटर. तो ये आएगा आई सी बाई आई या डेल्टा आई सी बाई आई. इफ करंट इज चेंजिंग, इफ करंट इज कॉन्स्टेंट तो आई सी बाई आई. तो अगर करंट इज चेंजिंग तो डेल्टा आई सी बाई आई. रिमेंबर लाइक दिस. ठीक है ना? तो अल्फा आएगा आईसी. तो आईसी तो रिमेंबर वन मोर थिंग इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस फॉर्मूला इन ट्रांजिस्टर्स ऑलवेज IE इज इक्वल टू IB प्लस IC. IE सबसे ज्यादा होता है तो 90% ऑफ इमिटर करंट जो है या 95% ऑफ इमिटर करंट जो है वो कलेक्टर तक जाता है एंड ओनली 5% जो है वो बेस करंट बनाता है. ठीक है ना? नाउ सी रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो सबसे ज्यादा करंट कौन सा है, आई, उसके बाद IC, उसके बाद IB सबसे कम करंट. ठीक है ना? तो यहां पे क्या आता है अल्फा IC बाई IE. तो IE तो ज्यादा है, डिनोमिनेटर तो ज्यादा आया तो इट्स लेस देन 1. ये था एमी10 सॉरी. अब देखिए सी ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो अब ये वाला देखिए आप, कॉमन इमिटर में क्या आएगा, कॉमन इमिटर में आउटपुट करंट इज योर कलेक्टर करंट एंड इनपुट करंट इज योर बेस करंट. तो IC बाय IB या डेल्टा IC बाय IB आएगा आपका बीटा. ठीक है ना? अब यहाँ पे IC बाय IB आए, न्यूमरेटर ज्यादा डिनोमिनेटर कम, तो ये आएगा ग्रेटर देन 1. रिमेंबर दिस अल्फा इज लेस देन 1, दिस इज ग्रेटर देन 1. यहाँ पे क्या आएगा IE बाय IB, अगेन IE IB से ज्यादा, ये भी आएगा ग्रेटर देन 1 गामा. ठीक है ना? सिमिलरली वोल्टेज गेन, पावर गेन. ठीक है ना? वोल्टेज गेन आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर. तो सिमिलरली आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, चेक करिए. फेज डिफरेंस सेम फेज, कॉमन बेस में, कॉमन कलेक्टर में भी सेम फेज, इनपुट एंड आउटपुट. बट जो आपका कॉमन इमिटर वाला कॉन्फ़िगरेशन है अपोजिट फेज या फेज डिफरेंस ऑफ पाई, इंपॉर्टेंट. ठीक है ना? यहाँ पे फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 0, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 0. यहाँ पे भी डेल्टा फाई इज इक्वल टू 0. बाकी बेटा आपको पता ही है, देखो वोल्टेज गेन आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज. नाउ V इज इक्वल टू IR, तो ICRL. ठीक है ना? लोड रेजिस्टेंस IERE. ठीक है ना? ऐसे. चलिए रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा पता होगा आप लोगों को, चेक इट आउट. ठीक है ना? ये आप देख सकते हैं, सिंपल है. तो आप लिखेंगे I इज इक्वल टू IB प्लस IC डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय IC डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय IB. ठीक है ना? दो रिलेशंस मिल जाएंगी, फिर दोनों को मिला के तीसरा मिल जाएगा. रिमेंबर दीज रिलेशंस, प्रैक्टिस आउट. ठीक है ना? तो चलिए अब लॉजिक गेट्स आपको पता ही होगा, बुलियन ट्रुथ टेबल, ये आपका और गेट है, आउटपुट इज A प्लस B. राइट? ठीक है ना? ट्रुथ टेबल बना के है, इस पर हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा. ठीक है ना? इस पे ज्यादा उतना नहीं है आपको दी. तो ये आपका और गेट है, इनपुट 2 है, आउटपुट 1 है. आउटपुट किसके बराबर, A प्लस B. राइट? ये आपका एंड गेट है, इसमें भी 2 इनपुट से आउटपुट 1 है, तो आउटपुट किसके बराबर A डॉट भी आएगा. ठीक है ना? तो आप ट्रुथ टेबल यहाँ पे देख सकते हैं. राइट? ये आपका आता है नॉट गेट, इसमें इनपुट एक ही होता है, आउटपुट भी एक होता है. तो अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 आएगा. कंजुगेट आता है, अगर इनपुट A है तो A कंजुगेट आपका आउटपुट आएगा. तो आप इनपुट में 0 दिया तो 1 मिलेगा, 1 दिया तो 0 मिलेगा. तो Y इज इक्वल टू A कंजुगेट, पता ही है. ठीक है ना? तो ये आपका आता है नैंड गेट. नैंड अगर आप एंड देखोगे, एंड में क्या मिलता था, A डॉट B. इनपुट इज एंड B, तो आउटपुट में क्या मिलता था, A डॉट B. अब मिलेगा A डॉट B का होल कंजुगेट. एंड A डॉट B का होल कंजुगेट फ्रॉम डे मॉर्गन्स लॉ पढ़ा होगा आप लोगों ने, वो किसके बराबर आता है, वो आएगा A कंजुगेट प्लस B कंजुगेट. ऐसे ही आपको पता ही होगा, A डॉट B का होल कंजुगेट दैट इज A कंजुगेट प्लस B कंजुगेट. और अगर आए A डॉट B का होल कंजुगेट दैट इज A कंजुगेट प्लस B कंजुगेट, एंड 2 बार कंजुगेट इज विदाउट कंजुगेट, या A प्लस B का होल कंजुगेट दैट इज सिंपली A प्लस B. 2 बार कंजुगेट इज अनचेंज्ड. राइट? तो ये आपका नैंड गेट. सिमिलरली यहाँ पे नॉर गेट आएगा, और क्या देता था आपको, A प्लस B. अब मिलेगा A प्लस B का होल कंजुगेट. A प्लस B का होल कंजुगेट इज ऑल्सो A कंजुगेट डॉट B कंजुगेट. ठीक है ना बेटा? नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चंस. जल्दी से क्वेश्चंस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं. तो पहला आ रहा है सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी बैंड डायग्राम शोन शोज इज
एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप में क्या होता है, हमने पहले ही पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, देयर इज क्रिएशन ऑफ वन मोर एनर्जी लेवल कॉल्ड एज डोनर एनर्जी लेवल विच इज वेरी क्लोज टू कंडक्शन बैंड। तो ये वाला आएगा, ठीक है ना बेटा, ये आपका आएगा एन टाइप। पी टाइप में क्या होता है, देयर इज क्रिएशन ऑफ वन मोर एनर्जी लेवल कॉल्ड एज एक्सेप्टर एनर्जी लेवल विच इज वेरी क्लोज टू वैलेंस बैंड। तो वो ये वाला आता अगर पी टाइप बोल रहा होता। तो दिस इज पी टाइप अगर बोल रहा होता, बट दिस इज एन टाइप, ठीक है ना। ये आप चेक करिए, ये और इसमें फर्क है, ये ऊपर वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड, इट्स वेरी क्लोज टू कंडक्शन बैंड। कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, इनका वैलेंसी तो सबका सेम है, ठीक है ना। स्टिल कार्बन जो है, कार्बन इज इंसुलेटर। व्हाई इज कार्बन इंसुलेटर, बिकॉज अगर आप देखोगे, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है, शायद मैंने डाला भी है, कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर इन सेकंड शेल, बट अगर आप देखोगे सिलिकॉन के दे आर इन थर्ड शेल, है ना। तो आपको पता ही होगा ये सब। तो एनर्जी गैप जितना ज्यादा होता है ना, उतना वो बैड होता है कंडक्टर, है ना, या उतना वो ज्यादा कंडक्शन नहीं दिखाएगा। तो अगर आप इंसुलेटर्स की बात करोगे तो ह्यूज एनर्जी गैप है। तो एनर्जी गैप किसका ज्यादा आएगा, कार्बन का ज्यादा आएगा कि सिलिकॉन का ज्यादा आएगा? कार्बन तो इंसुलेटर है, उसका तो ज्यादा आएगा। तो बोलो क्या आएगा, डेल्टा ईजी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन डेल्टा ईजी या ईजी ऑफ सिलिकॉन। सिंपल। अब देखिए, इन अ पीएन जंक्शन डायोड नॉट कनेक्टेड टू एनी सर्किट, that's unbiased, right? Potential is same everywhere. No, potential is not same everywhere. There is potential barrier का creation, ठीक है ना। पी साइड इज व्हाट, जो अंदर डिप्रेशन लेयर में है, पी साइड बन जाता है लोअर पोटेंशियल, एन साइड बन जाता है हायर पोटेंशियल। तो ये क्या बोल रहा है, द पी साइड इज हायर पोटेंशियल। नो, पी साइड इज नॉट हायर पोटेंशियल बिकॉज पी में होल्स आर, लैटिस आर नेगेटिवली चार्ज। तो पी साइड अंदर बनेगा नेगेटिवली चार्ज, एन साइड में लैटिस आर पॉजिटिवली चार्ज। तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, यानी एन साइड इज हायर पोटेंशियल पे, नॉट पी साइड। अब ये क्या बोल रहा है, देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जंक्शन डायरेक्टेड फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। यस, यही तो है, देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। ये आपका आंसर है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड्स इज रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में कौन सा है, रिवर्स बायस कौन सा आएगा जब P इज कनेक्टेड विद लोअर पोटेंशियल। अब यहां पे देखिए, दिस इज ग्राउंड यानी 0 वोल्ट एंड दिस इज -5 वोल्ट। 0 ज्यादा कि -5 ज्यादा, 0 ज्यादा। तो P इज विद हायर पोटेंशियल, N इज विद लोअर पोटेंशियल। तो ये फॉरवर्ड बायस में है। इसमें देखिए, खुद देखिए, बताइए क्या आ रहा है, यहाँ 10 वोल्ट, यहाँ 5 वोल्ट, 10 इज हाई। इसका मतलब P साइड इज कनेक्टेड विद हायर पोटेंशियल, N साइड इज कनेक्टेड विद लोअर पोटेंशियल। दिस इज लोअर पोटेंशियल, दिस इज हायर पोटेंशियल, फॉरवर्ड बायस। ये वाला देखिए आप, इसमें P साइड -10 के साथ, N साइड जो है 0 के साथ। 0 इज हायर पोटेंशियल, 0 जो है दिस इज 0 वोल्ट, 0 वोल्ट इज हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल। तो बताइए क्या आ रहा है, तो आपका P साइड इज कनेक्टेड विद लोअर पोटेंशियल, N साइड इज कनेक्टेड विद हायर पोटेंशियल, दिस इज रिवर्स बायसिंग, ठीक है ना। ये वाला चेक करेंगे, P साइड इज कनेक्टेड विद -5 इज ग्रेटर देन -12, तो ये हायर पोटेंशियल P साइड, ये लोअर पोटेंशियल, तो ये भी आ गया फॉरवर्ड बायस में। तो सी पार्ट इज द आंसर, दिस वन इज इन रिवर्स बायसिंग। आगे बढ़ते हैं। इन अ पीएन जंक्शन, एक मिनट प्रिय शहीद, अब देखिए, इन अ पीएन जंक्शन द डिप्लीशन लेयर ऑफ थिकनेस 10 रेज पावर, यानी विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर दिया आपको, has potential across it is 0.1 volts. The average electric field is, remember V is equal to E into D, पता होगा आप लोगों को। Barrier potential is given, सेपरेशन बिटवीन या आप विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इज गिवन। तो आपको V दिया गया, D दिया गया, E निकालना है। V के बदले क्या आएगा, 0.1 वोल्ट। E हमें निकालना है, D के बदले 10 रेज पावर -6, है ना, मीटर में। तो ये 10 रेज पावर -6 नीचे आएगा, ये बन जाएगा ऊपर 10 रेज पावर +6 मल्टीप्लाइड बाय 0.1। तो चेक करिए, आएगा 10 रेज पावर 5 वोल्ट पर मीटर। 10 raised power 5 वोल्ट पर मीटर इज द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बोला था, याद करिए कैसे करना है, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इन दो को आपको क्या करना है, इनपुट किसको देना है, आउटपुट किसको देना है, जल्दी से बताइए आप, ठीक है ना। अभी आपने देखा था, जल्दी देखो, खुद बोलो क्या आएगा। क्या बोल रहा है, इनपुट शुड बी गिवन टू, अभी तो आपको बोला था बेटा, इनपुट हम किसको देते हैं, इनपुट हम इन दो को देते हैं। तो इसको इनपुट देते हैं, आउटपुट यहां से उठाते हैं
और आउटपुट यहां से उठाते हैं ना, वो ऐसे किया था ना, ऐसे ऐसे ये इनपुट दिया था आपने ट्रांसफार्मर से, ठीक है ना, और यहां से आपने आउटपुट लोड रेजिस्टर लगाया था लाइक दिस। तो बोलो क्या आंसर आएगा? इनपुट किसको दिया? इनपुट हमने दिया बी एंड डी को, इनपुट दिया बी एंड डी को, आउटपुट उठाया ए एंड सी से, तो ये वाला इज द करेक्ट आंसर। तो ये सवाल ऐसे आ सकता है। फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ जर्मेनियम इज, एनर्जी गैप दिया गया आपको 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंस्टेंट रेडिएशन फोटॉन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन एनर्जी होल पेयर इन जर्मेनियम सेमीकंडक्टर इज। आपको क्या निकालना है? वेवलेंथ निकालना है। एनर्जी गैप दिया गया आपको, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, लैम्डा इज इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाई एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और आपको ये मिलेगा डिग्री एंगस्ट्रॉम्स में वेवलेंथ, यहाँ पे एनर्जी जो है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पढ़ा होगा। तो बताइए लैम्डा किसके बराबर आएगा? तो 12400, अब एनर्जी किसके बराबर है? 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, तो ये आपको मिलेगा डिग्री एंगस्ट्रॉम्स में। तो 0.75 इज, आई कैन राइट 75 इंटू 10 रेज पावर -2 पर बनेगा +2 आएगा, 124 टेट्रा 0 डिवाइड बाई 75, ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेटली आप चेक करिए, दिस इज द आंसर, ठीक है ना, दिस इज द आंसर। A full wave rectifier circuit along with the input and output voltage is shown in the figure. Then the output due to diode D2 is, बताओ D2 डायोड जो है उसका आउटपुट कौन सा है? देखिए बेटा, तो पहले ये पॉजिटिव मानेंगे, ये नेगेटिव मानेंगे, ये रिवर्स बायस, ये फुल बायस। तो पहला साइकिल D1 से आएगा, तो ये D1 का। उसके बाद जब पोलैरिटी चेंज होगा, अब ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा प्लस, अब ये एलो करेगा, ये ब्लॉक करेगा। अब D2 से जो साइकिल, अब जो साइकिल आएगा वो D2 से आया, तो ये D2 से आया। फिर सिमिलरली रिपीट D1 D2 D1 D2 D1। तो बताओ D2 से कौन कौन सा आया? B एंड D, तो B एंड D आया यहां पे। Okay, a transistor is operated in common emitter configuration at VCC is equal to 2 volts such that a change in base current delta IB दिया गया है। Change in base current delta IB किसके बराबर? 100 माइक्रो एम्पियर टू 200 माइक्रो एम्पियर। तो ये आएगा ना 100 माइक्रो एम्पियर, 200 माइनस 100 यानी 100 माइक्रो एम्पियर इज चेंज इन बेस करंट। एंड चेंज इन कलेक्टर करंट डेल्टा IC भी हमें दिया गया है। Delta IC is 9 milliampere to 16.5 milliampere, that 16.5 minus 9, वो तो बराबर आएगा ना, किसके बराबर आएगा? 6.5 आएगा ना, ना 7.5 7.5 मिली एम्पियर आएगा, ठीक है ना। नाउ हमें क्या बोलना है? तो वैल्यू ऑफ करंट गेन B इज, वैल्यू ऑफ करंट गेन बताओ, ये तो कॉमन इमीटर है। कॉमन इमीटर में हम क्या डिफाइन करते हैं? चलो बीटा डिफाइन करेंगे, वट उसने B बोला है, किसके बराबर आता है? जल्दी से बताइए। कॉमन इमीटर में तो आई करंट तो नहीं आएगा, इसमें क्या आता है? डेल्टा IC बाई डेल्टा IB, डेल्टा IC बाई डेल्टा IB। आउटपुट इज IC, इनपुट इज बेस, तो या तो IC बाई IB, बट यहाँ पे चेंजिंग है तो डेल्टा IC बाई डेल्टा IB। डेल्टा IC के बदले क्या आएगा? 7.5 मिली एम्पियर आएगा। नीचे क्या आएगा? 100 माइक्रो के बदले आई कैन राइट 10 रेज पावर -3 इंटू मिली एम्पियर, बिकॉज माइक्रो इज 10 रेज पावर -6, माइनस तो लिख दिया, तो मिली में भी -3 है, ठीक है ना। तो ये मिली एम्पियर कैंसल, 10 रेज पावर -3 ऊपर जाएगा +3, तो दैट इज 7500 divided by 100, 0 cancel, that is 75 is the answer. चलिए, for a transistor amplifier power gain and voltage gain are, power gain दिया गया आपको, ठीक है ना। Okay, the value of the current gain will be the, जरा बताओ पावर गेन किसके बराबर होता है? पावर गेन होता है ना बराबर किसके बराबर? आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। आउटपुट पावर के बदले क्या आएगा? I स्क्वायर R, यानी आई आउटपुट स्क्वायर और आउटपुट यानी आउटपुट पावर, आई इनपुट स्क्वायर और इनपुट यानी इनपुट पावर। अब ये आई आउटपुट बाय आई इनपुट, ये तो करंट गेन होता है, तो बोलो क्या आएगा? चलो बीटा नाम रख दिया, अल्फा नाम रख दिया, तो पावर गेन किसके बराबर आया? दिस इज करंट गेन, बट ऊपर स्क्वायर है, चलो अल्फा लिख दिया, वायर अल्फा इज करंट गेन, वायर अल्फा इज करंट गेन,
तो किसके बराबर आएगा, तो अल्फा स्क्वायर आया, साथ में आर आउटपुट डिवाइडेड बाय आर इनपुट। वोल्टेज गेन किसके बराबर होता है, ए वी, दैट इज पावर गेन। चलो मैं यहाँ पे वीजी लिख देता हूं, दैट इज वोल्टेज गेन। तो बताइए वोल्टेज गेन किसके बराबर होता है, आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा, आई इंटू आर, यानी आई आउटपुट आर आउटपुट डिवाइडेड बाय आई इनपुट आर इनपुट। तो आई आउटपुट बाय आई इनपुट तो अगेन करंट गेन है, तो बोलो वोल्टेज गेन किसके बराबर आएगा, अल्फा साथ में आर आउटपुट बाय आर इनपुट। अब जरा डिवाइड करेंगे, बोले क्या आ रहा है, पावर गेन भी दिया गया, वोल्टेज गेन भी दिया गया, जरा डिवाइड करो, बताओ पावर गेन बाय वोल्टेज गेन, यानी दिस डिवाइडेड बाय दिस। बोलो क्या होगा, अल्फा अल्फा कैंसिल तो एक अल्फा बचेगा, आर आउटपुट आर इनपुट ये तो दोनों साइड आए तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये दिया गया पावर गेन इज 7.5, वोल्टेज गेन इज 2.5, दैट इज अल्फा, और ये बराबर आएगा 3 के। 2.5 3 आर 7.5, यानी 3 इज द आंसर। अभी क्या बोल रहा है, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जबानी करेंगे सवाल को, क्या बोल रहा है, इन एनपीएन ट्रांजिस्टर द कलेक्टर करंट इज 10 मिली एम्पियर। तो आपको दिया गया आईसी दिया गया है, आईसी इज 10 मिली एम्पियर, तो आई इससे ज्यादा होगा, 10 से ज्यादा, तो आई किसमें से ज्यादा है, तो वो चेक करेंगे, इसमें आई ज्यादा है, इसमें भी कम है, तो आंख बंद करके ये आंसर है, आंख बंद करके। क्यों, बिकॉज आई सबसे ज्यादा होता है। अभी क्या बोल रहा था, चलो सॉल्व भी कर देते हैं। इफ 90% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड रीच टू कलेक्टर करंट, यानी 90% ऑफ इमिटर करंट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट। अब 90% मतलब क्या हुआ, 90/100, 90/100 इंटू आई इज इक्वल टू आई सी दिया गया 10 मिली एम्पियर, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, 10 10s are 100, 100/9 वो आएगा 11 पॉइंट समथिंग, तो आई आएगा अप्रोक्सीमेटली 11 मिली एम्पियर। अब बताइए आई बी किसके बराबर आएगा, हमें पता है ना, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, तो आई बी बराबर आएगा ना आई ई माइनस आई सी, तो ये तो मिल गया, ये तो मिल गया आपको 11 मिली एम्पियर, वो तो दिया गया था 10 मिली एम्पियर, यह आएगा ना 1 मिली एम्पियर। तो बोलो आंसर क्या आएगा, बी पार्ट इज द आंसर। तो आप जबानी भी बोल सकते थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नाउ the combination of the gates shows will produce, ये जो आपके पास सर्किट बना के ये किस गेट को रिप्रेजेंट करता है, तो जल्दी से करेंगे। देखिए तो ये आपके पास नॉट गेट आ रहा है, बिकॉज आपका एक्चुअली ये था नैंड गेट, तो दोनों इनपुट्स को मिला के ये बन गया नॉट गेट। ए था तो यहां से ए कंजुगेट मिलेगा, यहां से बी तो बी कंजुगेट मिलेगा। अब ए कंजुगेट एंड बी कंजुगेट इसको मिलेंगे, ये नैंड गेट है, इसको मिलेंगे दो इनपुट्स। बताओ नैंड क्या देता है, नैंड देता है ना दो इनपुट्स का डॉट, वो तो एंड देता है, तो डॉट अब यहां पे मिलेगा। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर एंड होता ना, अगर एंड होता ये ए ये बी, ये क्या मिलता ए डॉट बी, बट अब ये क्या है, अब ये है नैंड गेट, ये तो है नैंड गेट, ठीक है ना। अब क्या मिलेगा, ए डॉट बी तो मिलेगा, बट ए डॉट बी का कंजुगेट मिलेगा, दो इनपुट्स के डॉट का कंजुगेट। अब दो इनपुट्स तो ये है, इनका डॉट, यानी ए कंजुगेट डॉट बी कंजुगेट, इसका होल कंजुगेट। इतना ही मिलता अगर एंड होता, बट ये नैंड है तो एंड जो देता उसका कंजुगेट, एंड देता ये उसका कंजुगेट मिला। अब बेटा यहां पे तो आपके पास अगेन नॉट गेट है, एक्चुअली ये नॉर है, नॉर के दो इनपुट्स मिलाओ तो वो भी बन जाता है नॉट। रिमेंबर, नैंड के दो इनपुट्स मिलाओ वो भी बन जाता है नॉट, नॉर के दो इनपुट्स मिलाओ वो भी बन जाता है नॉट। अब बताओ बेटा ये क्या देता है, ये देता है ना जो आपका इनपुट था उसका कंजुगेट। तो बताओ ये इनपुट जो है, इनपुट ये था ए डॉट ए कंजुगेट डॉट बी कंजुगेट का कंजुगेट इनपुट था, अब इसका कंजुगेट मिलेगा आउटपुट। दो बार कंजुगेट इज विदाउट कंजुगेट, तो आपको आउटपुट वाई मिला बराबर ए कंजुगेट डॉट बी कंजुगेट मिला ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, ए प्लस बी का होल कंजुगेट, डे मॉर्गन्स लॉ, ए प्लस बी का होल कंजुगेट इज ए कंजुगेट डॉट बी कंजुगेट। तो जरा बताओ ये ए प्लस बी का होल कंजुगेट कौन देता है, ए प्लस बी तो देता था और, अब मिला और का कंजुगेट यानी नॉर, तो ये आपका नॉर गेट है, दिस इज योर नॉर गेट। आगे बढ़ेंगे,
ओके, अब ये बोल रहा है ये एंड गेट, ये एंड गेट तो बताओ, ये इनपुट है, दो इनपुट्स है, बताओ आउटपुट कौन सा आएगा। सी, तो आप ए एंड बी देखो, ए 0, दिस रिप्रेजेंट्स 0, दिस रिप्रेजेंट्स 1, दिस इज 0, दिस इज 1, तो बोलो क्या आ रहा है। तो पहले ए भी 0, बी भी 0, अब ये एंड क्या देता है, एंड देता है ना, आउटपुट मिलता है ना ए डॉट बी, तो दोनों 0, 0.0 इज 0, तो आपको मिलेगा 0 0, तो आउटपुट में भी आपको 0 मिलेगा। इसमें भी आउटपुट में 0, इसमें भी 0, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, तो या तो ये आएगा या तो ये आएगा। उसके बाद इसमें भी 1, इसमें भी 1, तो आउटपुट आएगा 1.1 यानी 1, तो अब क्या आएगा, अब तो ये वाला आएगा 0 फिर 1, है ना। उसके बाद ये तो 0, ये 1, 0.1 इज 0, तो मिलेगा 0 ही, फिर ये 1, ये 0, तो 1.0 इज अगेन 0, तो बेटा ये वाला इज द आंसर, 1 इज द आंसर। ये इंपॉर्टेंट है, समझना बेटा मेरी बात को। एन एम्पलीफायर हैज अ वोल्टेज गेन, आपको दिया गया है, ये एम्पलीफायर है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो आपको दिया गया वोल्टेज गेन, आपको बताना है जो ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है अब आउटपुट में, उसको डेसिबल्स में बोलो, लाउडनेस बोलो कितना आएगा डेसिबल्स में। तो अगर आपको वोल्टेज गेन दिया गया है ना, या आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज, वो भी वोल्टेज गेन हुआ, तो आप कैसे निकालोगे वोल्टेज गेन इन डेसिबल्स। रिमेंबर दिस, वोल्टेज गेन इन डेसिबल्स, रिमेंबर द फॉर्मूला, दैट इज 20 log to the base 10 and voltage gain AV, where AV is voltage gain. This is voltage gain, where AV is voltage gain in volts, voltage gain in, ठीक है ना, सॉरी voltage gain तो इसको तो यूनिट आएगा ही नहीं, तो सीधे voltage gain है, ठीक है ना बेटा। This is voltage gain, मैंने वोल्ट्स में बोला है तो यूनिट लेस है, voltage gain। voltage gain हमें दिया गया है 1000, हमें बोलना है ये कितना आएगा किसमें, डेसिबल्स में, ठीक है ना। तो क्या आएगा, 1000 इज 10 raised power 3, एक मिनट, हाँ ठीक है, तो करके दिखाइए, बोले क्या आएगा। तो ये बराबर आएगा 20 log to the base 10, अब वोल्टेज गेन के बदले क्या आएगा, 1000 है, 1000 इज 10 raised power 3, चला। या फॉर्मूला याद रखना बेटा, रिमेंबर द फॉर्मूला, वोल्टेज गेन इन डेसिबल्स 20 log to the base 10 और साथ में वोल्टेज गेन। ये 3 तो नीचे आएगा, 20 into 3 बचा क्या, log 10 to the base 10, तो ये तो 1 होगा, log 10 to the base 10, log e to the base e, that is 1, तो 23 are 60, यानी 60 डेसिबल इज द आंसर। चलिए, कार्बन एंड सिलिकॉन बोथ है सेम लैटिस स्ट्रक्चर हैविंग 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ईच, हाउएवर सी इज इंसुलेटर, मैंने पहले ही बोला था, इसका रीजन क्या है जरा मुझे बताओ। कार्बन इंसुलेटर है और जो सिलिकॉन है दैट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दिस इज बिकॉज द 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ कार्बन लाइज इन द थर्ड ऑर्बिट। थर्ड में कहां लाई करते हैं, पहला वाला चेक करेंगे। The 4 bonding electrons in case of carbon lies in second orbit, yes, 1s2, 2s2, 2p2, है ना, electronic configuration. Whereas in case of silicon they lies in third, yes. तो थर्ड शेल में लाई करने का मतलब दे आर नॉट टाइटली बाउंड, दे कैन बी इजीली रिमूव्ड बाय सप्लाई ऑफ वेरी स्मॉल एनर्जी। सेकंड शेल में मतलब दे आर वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस, दे आर टाइटली बाउंड, तो दे आर टाइटली बाउंड यानी इनको आप इजीली रिमूव नहीं कर सकते, तो एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा, एनर्जी गैप ज्यादा आएगा, उससे इंसुलेटर बन जाएगा। तो ये वाला ना आपके एनसीईआरटी पे भी सवाल है, रिमेंबर द क्वेश्चन। इन ए पीएन जंक्शन, तो आपके पास दिया गया है, आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो आपको इनपुट दिया गया, बताओ आउटपुट कैसे आएगा। सी बेटा, ये तो हाफ वेव रेक्टिफायर है, नेगेटिव साइकिल्स को क्या करता है ब्लॉक, फुल वेव क्या करता है नेगेटिव को भी अलाउ पॉजिटिव को भी अलाउ करता है। तो -5 to 0 दिस इज नेगेटिव साइकिल, -5 to 0 नेगेटिव वैल्यूज आएंगे, वो ब्लॉक हो जाएगा बिकॉज हाफ वेव रेक्टिफायर है, एक ही डायोड है। अब ये 0 to 5, 0 to +5 पॉजिटिव आए तो वो तो एलो हो जाएंगे, तो आउटपुट में आएगा 0 to 5 ओनली। तो आउटपुट में क्या आएगा, इसमें आ रहा है 0 to 10, नो, इसमें आ रहा है 0 to -5, नो, 0 to 5, यस, 0 to 5 एलो होगा बिकॉज -5 to 0 नेगेटिव वैल्यूज है, नेगेटिव वोल्टेज है, उसमें आपका डायोड रिवर्स बायस्ड रहेगा, तो वो वाले वोल्टेज जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सी पार्ट इज द आंसर।
ओके, द इनपुट सिग्नल गिवन टू कॉमन इमिटर एंड कॉमन इमिटर में हमने बोला है फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट कितना आता है 180 डिग्री या पाई। तो आपको क्या दिया गया था, वोल्टेज गेन इज 150, इनपुट वोल्टेज दिया गया है, बताओ आउटपुट सिग्नल आउटपुट वोल्टेज कौन सा होगा, साइनोसाइडल इनपुट वोल्टेज है वो वाला आएगा, ऑप्शन में वो वाला आएगा जिसके साथ इनपुट एंड आउटपुट के बीच में फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इन कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल टू 180 डिग्री या पाई बोल दो, ठीक है ना, रेडियंस, पाई रेडियंस बोल दो, ठीक है ना। तो जरा मुझे बताओ बेटा कौन सा ऑप्शन, तो अगर आप चेक करोगे मुझे लगता है पहला वाला ही आएगा, तो जरा चेक करिए आप पहले वाले और इनपुट वोल्टेज के बारे में। तो ये आउटपुट मानिए, ये इनपुट मानिए, जरा बताओ फेज डिफरेंस कितना आएगा, दोनों में कॉस फंक्शन है, सीधे एंगल्स का सबट्रैक्ट करिए, 15t कैंसिल होगा, बचेगा ना डेल्टा फाई बराबर आएगा 4π/3 माइनस आएगा π/3। तो चेक करिए वो आएगा 4π माइनस पाई, दैट्स 3π/3, दैट इज पाई। आया ना फेज डिफरेंस पाई, तो ए पार्ट इज द करेक्ट। नाउ फाइंड द करंट थ्रू जीनर डायोड। तो जीनर डायोड याद करिए, जीनर डायोड को हम हमेशा कैसे यूज करते हैं, रिवर्स बायसिंग में यूज करते हैं, बट आउटपुट जो हमेशा पैरेलल में उठाते हैं विद व्हाट, जीनर डायोड। बिकॉज जीनर डायोड में अगर आपको पता ही है तो जब जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज हो जाता है उसके बाद आपको करंट जो है बहुत ह्यूज आता है, लेकिन वोल्टेज जो है वोल्टेज नहीं चेंज होता है अक्रॉस द जीनर डायोड। सी अब अगर ये 20 वोल्ट लगाया, जीनर डायोड जो है इसका वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया गया 5 वोल्ट्स, यानी आउटपुट में आपको सिर्फ 5 वोल्ट मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो अब हमेशा हम क्या करते हैं, लोड को हमेशा रखते हैं पैरेलल में लगाते हैं जीनर डायोड के साथ। तो अगर ये 5 वोल्ट है, इसको भी 5 वोल्ट मिलेगा, लगाया तो 20 वोल्ट था, तो 15 वोल्ट कहां गया, 15 वोल्ट इसको मिलेगा। हमें क्या निकालना है, करंट थ्रू जीनर डायोड। तो पहले हम यहां से करंट निकालेंगे, ठीक है ना। बताओ करंट किसके बराबर आएगा, V/R। तो I1, चलो इसका नाम I1 रखते हैं, I1 बराबर आएगा V/R। V के बदले है 15 वोल्ट्स डिवाइड बाय R के बदले 2 किलो ओम, यानी 2 × 10⁻³ ओम्स। तो बताओ ये कितना आएगा, ये आएगा 7.5 10⁻³ 10⁻³ ऊपर बनेगा मिली एम्पियर। तो मिल गया I1। अब जरा चेक करते हैं I2 किसके बराबर आएगा। अब यहां से मानते हैं जो करंट ऐसे गया, I2 यहां से नीचे उतरा, ये I2 किसके बराबर आएगा, V/R। V के बदले क्या आएगा 5, R के बदले क्या आएगा 1 किलो, यानी 1 × 10⁻³ ओम, इजंट दैट 5 मिली एम्पियर। तो बताओ बेटा यहां से आया 7.5 मिली एम्पियर, यहां आगे गया उसमें से 5 मिली एम्पियर, बचाना आपका 2.5 मिली एम्पियर, वो जाएगा थ्रू जीनर डायोड। तो करंट थ्रू जीनर डायोड इज 2.5 मिली एम्पियर। सिंपल किरचॉफ्स करंट लॉ, 7.5 मिली एम्पियर आया, 2.5 मिली एम्पियर यहां से गया, 5 वहां से गया, मिला के फिर से आएगा 7.5 मिली एम्पियर, यानी 2.5 मिली एम्पियर इज द आंसर। अब असर्शन रीजन जो है, रिमेंबर बेटा हम क्यों करते हैं सोलर सेल्स में, हम क्यों करते हैं सिलिकॉन या गैलियम आर्सेनाइड का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं। अगर आप सोलर एनर्जी स्पेक्ट्रम देखोगे, अगर आप देखोगे अलग अलग एनर्जी फोटॉन्स की एनर्जीज का अगर आप देखोगे इंटेंस, यानी वो कौन से फोटॉन्स हमारे पास हैं इन स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट जिनका क्वांटिटी, जिनका नंबर सबसे ज्यादा है। हमारे पास सबसे ज्यादा वो फोटॉन्स होते हैं सोलर रेडिएशन में जिनका एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, जिनका एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इज नियरली इक्वल टू 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो वो फोटॉन्स, लाइट के वो वाले फोटॉन्स या स्पेक्ट्रम में वो हिस्सा जिस रेडिएशन के फोटॉन्स का एनर्जी हो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के नजदीक, वो वाली लाइट जो है या वो वाली रेडिएशन जो है या वो वाले फोटॉन्स जो है सबसे ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। तो अब सोलर रेडिएशन का मैक्सिमम पार्ट यूटिलाइज करने के लिए हम एनर्जी गैप नहीं, हम देखते हैं कि वो कौन सा सेमीकंडक्टर है जिसमें एनर्जी गैप होगा नियरली इक्वल टू 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ताकि मैं सोलर रेडिएशन का मैक्सिमम पार्ट यूटिलाइज कर सकूं फॉर कन्वर्जन ऑफ सोलर रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है ना बेटा। तो ये क्या बोल रहा है, एब्जॉर्प्शन फैक्टर। तो एब्जॉर्प्शन फैक्टर ऑफ गैलियम आर्सेनाइड इज लार्ज एज कंपेयर टू सिलिकॉन। यस, क्यों? अगर आप देखोगे ना गैलियम आर्सेनाइड का एनर्जी गैप जो है, पहले बोला था याद रखना, दैट इज 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, बट जो सिलिकॉन है इसका 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो जरा बताओ, तो ज्यादा फोटॉन्स
कौन एब्जॉर्ब करेगा, जिसका एब्जॉर्प्शन पावर ज्यादा होगा वो कौन सा होगा। देखो लाइट में बहुत ज्यादा वो वाले फोटॉन्स हैं जिनकी एनर्जी है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब इसका एनर्जी गैप कितना है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, यानी ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को क्या फोटॉन्स को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। यानी इस पे ज्यादा फोटॉन्स जब पड़ेंगे वो यहां पे ज्यादा काम करेंगे इन व्हाट, इन क्रिएटिंग इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। बट यहां पे सिर्फ वो वाले फोटॉन्स का हम यूज कर सकते हैं जिनका फोटॉन्स का एनर्जी हो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। उनका नंबर उतना ज्यादा नहीं है। ज्यादा कौन से फोटॉन्स हैं, ज्यादा वो फोटॉन्स हैं जिनका एनर्जी गैप क्या है, एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। फिर से मैं बोलूंगा ये पॉइंट, आराम से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। लाइट में अलग अलग रेडिएशंस हैं, अलग अलग रेडिएशंस में अलग अलग फोटॉन्स की एनर्जीज हैं। अब हमारे पास वो कौन से फोटॉन्स हैं जिनका नंबर सबसे ज्यादा है इन रेडिएशन, दैट्स कमिंग फ्रॉम द सन। सनलाइट से अगर आप देखोगे एनसीईआरटी पे ग्राफ भी है, तो सोलर रेडिएशन जो आ रही है सबसे ज्यादा वो फोटॉन्स उसमें हैं जिनका एनर्जी है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब मुझे सोलर सेल बनानी है, मैं चाहूंगा ना ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी या सोलर फोटॉन्स को मैं यूज करूं, यूटिलाइज करूं फॉर क्रिएशन इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, फॉर प्रोड्यूसिंग करंट, फॉर प्रोड्यूसिंग फॉर कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ज्यादा से ज्यादा फोटॉन्स आप कब इस्तेमाल कर सकते हो, जब आप वो वाला सेमीकंडक्टर लोगे जिसमें एनर्जी गैप आएगा उतना ही जितना फोटॉन्स का एनर्जी है। तो मैं वो सेमीकंडक्टर लूंगा, एग्जांपल गैलियम आर्सेनाइड है, तो मैं ये वाला सेमीकंडक्टर लूंगा, इसमें एनर्जी गैप है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, यानी ये बहुत ज़्यादा फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा ताकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम सोलर रेडिएशन को इस्तेमाल कर सके फॉर कन्वर्जन सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो असर्शन इज ट्रू। एनर्जी गैप असर्शन क्या है, एनर्जी फैक्टर किसका, इसका एनर्जी जो है एब्जॉर्प्शन फैक्टर जो है गैलियम आर्सेनाइड का, दैट्स लार्जर देन दैट ऑफ सिलिकॉन। दूसरा क्या है, एनर्जी गैप इज मोर फॉर सिलिकॉन। यस, एनर्जी गैप तो है सिलिकॉन का 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, बट सिलिकॉन का है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। बट योर रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग, इट्स नॉट अबाउट एनर्जी गैप। Absorption factor इसका is not because of energy gap, it's because of the matching of energy gap with the photons energy which are present in maximum number. तो वो इसका explanation है, not this. तो answer इसका आएगा both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. Last one. An electric field is applied to a semiconductor. Let the number of charge carrier density is n and the average drift velocity is v. If the temperature is increased, देखिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना n बढ़ेगा, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटेगा, बिकॉज ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको पता ही होगा, दैट इज ई बाई एम मल्टीप्लाइड बाई टाउ। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम घटता है, मोर फ्रीक्वेंटली कोलिजन्स होती हैं, जब टाउ घटेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटेगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, ठीक है ना। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका एन तो बढ़ेगा बट वी विल डिक्रीज। होप यू गॉट इट क्लियर। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच, गुड लक।